मेरा परिवार बहुत कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार था। फादर खेती करते थे। वहाँ पे एक टीचर थे, गुरुजी के नाम से प्रख्यात थे। उन्होंने 2 स्टूडेंट मेरे पास भेजे। वो 2 स्टूडेंट को मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। एक्चुअली में मेडिकल लाइन के अंदर जो 95% बच्चा मैं कहूँगा वो मैथ खराब होने की वजह से ऑप्ट कर लेता है। और आज की डेट पे सबसे खतरनाक चीज ये ऑनलाइन। टीचर से आप डिस्कनेक्ट 1 कदम होंगे, टीचर आपसे 4 कदम डिस्कनेक्ट। डेफिनेटली 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर जब बच्चा सब पढ़ता है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो बहुत एक अलग तरीके की फीलिंग में आता है। मेडिकल के अंदर, नीट के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ना है एंट्रेंस क्लियर करने। ये बात है कि 9th और 10th तक फिजिक्स अलग होती है, इवन केमिस्ट्री, और 11th में आते ही पहाड़ सा लगने लग जाता है। सो इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है विजय कुमार सर से, जो कि अनअकैडमी में फिलहाल एजुकेटर हैं। इससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में थे। अच्छा खासा सैलरी है उनका अनअकैडमी में। अनअकैडमी ने उनको हाल ही में हायर किया है। हमने हर चीज़ के बारे में बात की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉडकास्ट वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पॉडकास्ट होगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए। उनको ये पॉडकास्ट बिल्कुल देखना चाहिए। सिर्फ उनको नहीं, उनके सारे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। और फिर जो भी इंसान अपने करियर में या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, विजय सर ने खुल के बताया है उनके लाइफ के बारे में। और भी ढेर सारी चीज़ें जो आपके टीचर्स आपको नहीं बताते हैं क्लास में, उन्होंने यहाँ बताया है। आप ये पॉडकास्ट बिल्कुल देखें, आपको बेहद पसंद आने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स है मैंने जो रिकॉर्ड किया है। होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। बहुत दिन के बाद सर आपका होल्ड मिला और बहुत ज़्यादा बिजी थे आप भी, तो बहुत बहुत थैंक यू आने। तो कैसा लग रहा है आके सर? पहला पॉडकास्ट है आपका। सॉरी कमल, पिछले काफ़ी दिनों से आप भी लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था, बट हमारे फील्ड के अंदर थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेन रहता है। मुश्किल से हफ्ता में 1 दिन टाइम मिलता है, तो उसमें सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। बट चलिए, कोई नहीं, आज मिले, बहुत अच्छा लग रहा है आप उसके साथ मिल के देख कर। शुरू से शुरू करते हैं सर। जब आप बचपन से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों का बचपन देखा है, आपने एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, लेकिन आपका बचपन कैसा था? आपके पिताजी क्या करते थे? आप एग्जैक्टली आपका रेजिंग कैसा हुआ? कहाँ पे बॉर्न एंड रेज हुए? थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। कमल, मैं बिहार के एक छोटा सा ज़िला शिवहर से बिलोंग करता हूँ, और एक बहुत ही पिछड़ा एरिया कह सकते हैं। और मेरा परिवार बहुत कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार था। थोड़ा सा ज़मीन था, फादर खेती करते थे, और हम 2 भाई और 1 बहन हैं। तो हमारे लाइफ के अंदर, हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। मेरा भाई जो है वो हर माँ बाप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, मेरे फादर भी पढ़ाया उन्होंने, और मेरा भाई 10वीं तक मैट्रिक वहाँ से किया। और शायद ईश्वर को एक बहुत बड़ी चीज़ करवानी थी, तो मेरा भाई 10वीं के अंदर, क्योंकि 10वीं के बाद मेरे फादर शायद पढ़ाने में उतने सक्षम नहीं होते या उस लेवल तक नहीं पढ़ा पाते। हालांकि उनकी इच्छा थी और वो जितना उनसे हो सकता था वो करते, बट हम आज जहाँ पहुँचे वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मेरे भाई ने, आप समझिए कि एक छोटा सा बच्चा, वो जो कभी बाहर नहीं गया, कहीं से घर से तीसी, ये सब चीज़, गेहूँ, ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को बेच के कुछ पैसे इकट्ठे किए उसने, कुछ दोस्तों से लिए होंगे, और उसके बाद वो बिना बताए, ये बताते हुए घर पे कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, वो कानपुर पहुँच गया। कानपुर में मेरे गांव के एक भैया रहते थे, तो उनके यहाँ वो कुछ दिन रहा, बट उसको लगा कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई शायद नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद वो दिल्ली आया। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस घटना ने हमारा सब कुछ चेंज कर दिया उसके बाद से ही। अदरवाइज़ आज हम लोग आज जिस भी लेवल पर हैं, और एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं, जैसा आप जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भाई की देन है। भाई जो है दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ाई की। शुरू के दिनों में मेरे फादर ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। बट वहाँ की स्कूलिंग सरकारी स्कूल के अंदर में था, तो कोई पढ़ाई वगैरह वैसा उस समय होता नहीं था। तो 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरा भाई दिल्ली जो है वो यहाँ पर आया,
और मैं जैसे बता रहा था कि वो दिल्ली आया, दिल्ली में आके उसने अपने आप को गुरुकुल में एडमिशन कराया, क्योंकि गुरुकुल में कुछ पैसा लगता नहीं है। तो वहाँ उसने पढ़ाई की, और पढ़ाने के साथ जब वो कॉलेज में गया तो फिर वो उत्तम नगर शिफ्ट हो गया, उत्तम नगर की जगह पे, और वहाँ पे वो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना करने लगा। फिर उसने मुझे बुलाया, मैं आया, तो एक अभिभावक की तरह, मेरे माँ बाप दोनों की तरह मेरा परवरिश उसने शुरू में किया, मुझे बुलाया। तो मेरा जब यहाँ एडमिशन हुआ तो मैं वहाँ 5वीं में था, और क्योंकि उस तरह की पढ़ाई थी तो मेरा शायद यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं है कि हो सकता है कि 2nd में या 3rd में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ के स्कूल ने जो लिया। उसके बाद फिर हम 1 साल के बाद में यहाँ गौतम नगर में शिफ्ट हुए हम लोग, और उसके बाद मेरा एक यूसुफ सराय में एक सरकारी स्कूल MBDAV वहाँ पे जो है, उसके बाद जो है एक गौतम नगर के अंदर एक यूसुफ सराय के अंदर स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर हमने फिर पढ़ाई की। तो फिर जाके मेहनत किया, भाई ने कराया, तो फिर 6th क्लास में मेरा यहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई। तो आप समझ सकते हो कि इस डोलड्रम में मेरा जो है बेसिक कितना, मतलब उतना बढ़िया नहीं रहा होगा। ये घटना बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि हाँ, मतलब एक बहुत ही डाउन फैमिली से, बहुत ही, मतलब हम लोग जब शुरू में थे तो झोपड़पट्टी थी हमारी, मतलब जैसे आज की डेट पे तो हम लोग उसको वो देखते हैं, लेकिन गांव में पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो वहाँ से मेरे भाई की ये मेहनत, तपस्या, और उसने जो चेंज, जो एक डिसीजन लिया, इसकी वजह से आज की डेट पे हम लोग यहाँ पे हैं। मेरा भाई DU के अंदर खुद सत्यवती कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। मैं लास्ट 10 ईयर से आकाश में था, अभी मैं अनअकैडमी में मैंने ज्वाइन किया है। तो इस सब के पीछे मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो मुझे लगा कि ये मौका है यहाँ पर। आप पढ़ने में एग्जैक्टली कैसे थे? जैसा कि आपने बताया कि आप 5th में थे या 6th में थे, और वो डिमोट करके 2 या 3 में आपको एडमिशन लाया गया दिल्ली में। तो एग्जैक्टली उसकी वजह क्या थी, और आपका कॉलेज में आपका इंटरेस्ट कब आने लगा? मतलब कॉलेज लाइफ में कैसा था आपका लाइफ, टीचिंग में इंटरेस्ट कब आया? देखिए, स्कूलिंग क्या होता था वहाँ पे, जो माहौल उस समय था, सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल भी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, आप समझिए कि 90s से पहले की बात है। तो उस समय किस तरह के सरकारी स्कूल थे, तो उस समय की बात है ये। तो वहाँ पे स्कूल में हम लोग जाते थे, बैठते थे, कभी गए कभी नहीं गए। साल में जाने के बाद क्लास बता दिया जाता था कि भाई अगले क्लास में पहुँच गए। तो आप खैर वहाँ से हैं लगभग, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। और वो भी आज से 30-35 साल पहले, 30-35 साल पहले की बात है। तो उस समय उस तरह की स्टडी वहाँ नहीं थी। तो उस हिसाब से जब मैं वहाँ पे कैसे भी 5वीं तक वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद जब मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में जब इसका आकलन हुआ तो वो मेरे को लोअर क्लासेस में डाला गया। फिर हमने यहाँ मेहनत की, भाई ने मेरे से बहुत मेहनत करवाया। तो फिर जाके 6th क्लास में मैं दोबारा यहाँ पर जो एक DAV स्कूल था वहाँ पे यूसुफ सराय के अंदर, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो खैर उसके बाद हमने मेहनत की, तो क्लास के अंदर मैं लगभग फर्स्ट ही रहता था। उसके बाद से जर्नी चलती रही। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट ये भी नहीं कह सकता कि बहुत कमज़ोर था। अबव एवरेज कह सकते हैं। तो ये मेरा पढ़ाई का था, मेहनती था, लेकिन जैसा बैकग्राउंड था उसके हिसाब से चीज़ें ठीक थी। फिर धीरे धीरे करते करते तैयारी की। तैयारी में भी वही चीज़ हुआ कि जो आदमी एम्बिशन लेके चलता है वो चीज़ नहीं मिली। फिर कॉलेज में एंट्री हुई, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया। कॉलेज लाइफ कैसा था आपका? मज़े किए आप? हाँ, मज़े पूरा किए। कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो काफ़ी मज़े किए, मज़े ही ज़्यादा किए। जैसा कि आप अभी फ़िलहाल टीचर हैं, और आपको कब ऐसा लगा लाइफ में कि अब टीचर बनना है या टीचिंग फील्ड में आना है? कॉलेज में लगा, या उससे पहले, या फिर टीचिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट था? क्या था एग्जैक्ट? देखिए, जैसा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, तो मेरा भाई दिल्ली में आया, उसके बाद वो मुझे लाया। उसके कुछ सालों बाद मेरे फादर दिल्ली में आ गए। तो क्योंकि फिर तब भी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो आफ्टर 12th जैसे ही कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, तो कॉलेज के बाद वहाँ पे एक टीचर थे, गुरुजी के नाम से प्रख्यात थे। उन्होंने 2 स्टूडेंट मेरे पास भेजे। वो 2 स्टूडेंट को मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। तो 2 स्टूडेंट को जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया घर के अंदर, तो उसके बाद एक तीसरा जो है रिंकू करके एक बच्चा था, वो आया। तो उसकी बेसमेंट खाली थी। तो उसके फादर ने ऑफ़र किया कि सर आप जो है मेरे यहाँ पर कोचिंग खोल दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं,
तो बोला नहीं, आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो आपसे हो सकेगा आप दीजिएगा। तो उन्होंने मदद की और मैंने वहाँ कोचिंग खोली। लेकिन किस्मत को शायद इस लाइन में लाना था, तो जैसे ही मैंने कोचिंग खोली वैसे ही वहाँ पर बच्चे काफ़ी आ गए। तो मैं कॉलेज टाइम पे ज़्यादा समय दे नहीं सकता था, तो शाम को मैं 6 से 7 या 7:30 तक का टाइम अपने लिए रखता था। जो भी बैच अच्छा होता था उसको मैं लेता था। बाकी टीचर्स भी उस समय कुछ रेसोस पे आ जाते थे तो वो पढ़ाते थे। तो उस समय की बात है कि मैं उस समय 25-30 हज़ार रुपये, ये लगभग 2005-06 के आसपास की बात होगी, वहाँ पर 25-30 हज़ार की अर्निंग मेरी होने लग गई थी। तो वहाँ से पैसा आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू होता है तो ज़्यादातर टीचर ऐसे ही बनते हैं, जब वो देखते हैं कि पैसा आ रहा है तो वो उसमें फिर पूरी तरह से लग जाते हैं। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कॉलेज के लास्ट ईयर में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहा उसकी वजह से। और फिर दूसरी बात ये थी कि कोचिंग या टीचर की कोई बहुत ज़्यादा समाज में उस समय वैल्यू नहीं थी। तो मुझे लगा कि जब बीटेक किया है तो मुझे जो है कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करना चाहिए। तो फिर मैंने एक एडुकॉम कंपनी ज्वाइन किया था, जो कि उस समय नोएडा के अंदर ही थी। तो एडुकॉम में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लग रहा है उस समय मेरी सैलरी 18-20 हज़ार रही होगी। एडुकॉम में साल भर करने के बाद फिर मैं एक, क्योंकि इस फील्ड में था तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात मेरे मन में थी। तो मेरे एक मित्र हैं बलवंत भैया, बहुत अच्छे मतलब इंसान हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस के लेकर काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव रहा। आज एक बहुत अच्छा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। उनका होली एंजल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा में रुद्रप्रयाग के अंदर आज की डेट पे चल रहा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है? हाँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। तो उनके संपर्क में मैं आया, और उनके संपर्क में आने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उनके साथ मिलकर हमने एक schoolpariksha.com करके कंपनी शुरू की। तो शुरू में टीचिंग में नहीं था मन उतना, मैं बताऊं आपको, क्योंकि टीचिंग पार्ट में लेते थे, मन में था कि एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करें, एक बिजनेस खड़ा करें। तो schoolpariksha.com आज की डेट पे जो एडटेक कंपनियां कर रही हैं वो हम 2007 में हम लोग कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि हम क्लास की रिकॉर्डिंग को बच्चों के दें, इस तरह से करें। टेस्ट पेपर जनरेटर हमने क्रिएट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने उस समय। तो फिर हमने शुरू में हमने कोशिश की, फिर हम स्कूल पे चले गए, तो स्कूल को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने शुरू किए, फिर बच्चों को किए। बट अगेन फंडिंग, पैसा और लोगों की अभाव की वजह से वो बिज़नेस, जो शायद हम रुक गए होते आज की डेट पे तो हम भी एक बहुत बड़ा नाम होते, बट हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और मुझे याद है 2010-11 के आसपास मुझे उसको वाइंड अप करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाँ, उसी बीच में, क्योंकि अब पैसे इतने तो आते नहीं थे, खर्चे थे, पैसे उतने आ नहीं रहे थे, तो फिर जो है पढ़ाना भी पड़ता था। तो साहिल स्टडी सर्कल करके एक कोचिंग चलती थी। साहिल सर, सुई सर बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनके संपर्क में आया। तो लुधियाना में उनका एक कोचिंग खुला था, तो मुझे पार्ट टाइम में के लिए 3 दिन के लिए मैं वहाँ जाता था। मुझे याद है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये मेरे को वो देते थे पर मंथ। तो 40-50 हज़ार रुपये ठीक था, जाता था वहाँ पे। और वहाँ पे 3 दिन जो जाता था उसमें मैं अपना काम भी करता था। तो वहाँ पे मैं schoolpariksha.com को वहाँ पे फैला रहा था। तो वहाँ पे 10-11 स्कूल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट धीरे धीरे चलने लग गया था। तो फिर उसके बाद जब लुधियाना से आए तो 2011 के आसपास मेरी शादी हुई, 2011-12। तो उसके बाद की जर्नी जो है मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त वहीं पे मिला था, मैथ केमिस्ट्री का टीचर विनोद राजवीर चौधरी। विनोद राजवीर चौधरी जो है, उसके पास कॉल आया लातूर से, महाराष्ट्र में एक कोचिंग थी, रिलायंस करके नाम रखा था उन्होंने। होनराव सर उसके मालिक थे। तो उनको फिजिक्स टीचर की ज़रूरत थी। अब उनको जो फिजिक्स टीचर की ज़रूरत थी तो उन्होंने इसको कॉल किया, कहीं से पता नंबर मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को फिजिक्स की टीचर की ज़रूरत है, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। मतलब विनोद सर की आवाज़ उनको बड़ी अच्छी लगी, कड़क आवाज़ थी, तो बेटा तुम भी आ जाओ। तब तक मेरा काम यहाँ ठीक चल रहा था, मतलब थोड़ा सा पेस पकड़ने लगा उस दौर के अंदर। तो मैंने विनोद को मना कर दिया। मैंने कहा कि भाई मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को बोला सर मतलब मेरे लिए चल लो, आप मत करना, मेरा लग जाएगा। मैं कहा चलो चलते हैं। बेमन से मैं गया वहाँ पर, वहाँ क्लासेस वगैरह ली, डेमो ली, रहने वहने की व्यवस्था कर दी थी उन्होंने। वो मेरे से प्रभावित हुए। तो वहाँ बाकी टीचर्स को वो 50 हज़ार के आसपास देते थे, बट उन्होंने मुझे वहाँ पर 60 के आसपास का ऑफ़र किया कि सर हम मैक्सिमम 60 दे पाएंगे।
अब क्योंकि मुझे करना नहीं था तो मैं अनाप शनाप मैंने 70-75 बोल दिया। खैर उनकी रेंज नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुझे करना भी नहीं था। हालांकि मैं 60 के लिए भी अगर मेरे को करना होता तो मैं तैयार था, क्योंकि उस समय रेगुलर बेसिस पे सब चीज़ें उतनी अच्छी सैलरी मानी जाती थी। आज भी 60,000 अच्छी सैलरी मानी हाँ, जाती। तो फिर उसके बाद जो है मैं वापस आ गया, पर फिर वक्त ने करवट ली। जो मेरा थोड़ा सा काम था वो फिर से डाउन में थोड़ा सा चला गया, थोड़ा सा प्रेशर बना। अब शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर मैंने जो है होनराव सर को कॉल किया कि सर मैं आना चाहता हूँ, मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। बोले हाँ बेटा आ जाओ। तब तक वहाँ पर कोई टीचर नहीं आया था, तो मैं वहाँ गया था। मुझे याद है कि हो सकता है जून जुलाई अगस्त में मैं गया हूँगा। वहाँ पे मैंने थोड़ी मेहनत की पढ़ाने को लेकर। मैं तब से पहले पढ़ाता था लेकिन पढ़ता नहीं था, ठीक है। वहाँ मैंने कुछ चैप्टर्स तैयार किए, 11th के 12th के जो भी हो सकते थे, थोड़े बहुत 4-5 महीने। वहीं पे मेरे एक दोस्त कुणाल थे, वो रात भर, अपने पटना के कुणाल केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो रात भर पढ़ते थे, तो उनको देख के मैं उनके साथ में भी बैठ जाता था। तो थोड़ा सा उस समय तैयारी हो गई। उसके बाद क्योंकि अब घर से मैं दूर रहता था, लातूर बड़ा सा आउटस्कर्ट पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है, तो उसके बाद मैं वापस आने की इच्छा हुई। तो एक दोस्त विनोद नाम से ही, काफ़ी विनोद लोग मेरे से टकराए, तो विनोद सर एक थे साहिल स्टडी सर्कल में, उन्होंने फिर मेरी यहाँ पे बात कर ली सूरी सर से। तो साहिल स्टडी सर्कल में मैं फरवरी में 2013 के आसपास में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, लेकिन एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, मतलब हैं अभी, सीपी तिवारी, उनको आकाश में डेमो देना था। वहाँ से जब वो बंद हो गया वहाँ पर, तो वो यहाँ आ गए, तो उनको आकाश के अंदर डेमो या टेस्ट देना था। अब वो आए तो उन्होंने मेरे को कॉल कर दिया कि सर चलते हैं। अब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई पूरा पूछेंगे। अब मुझे भी ज़्यादातर चैप्टर मैंने पढ़े नहीं थे, मतलब आते थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं उनको मना करता था कि नहीं सर रहने देते हैं। लेकिन मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया, संडे का दिन था, मोबाइल ऑफ कर दिया, लेकिन वो घर पे 2:30-3 बजे पहुंच गए। मतलब कि आपके लाइफ में जो भी लोग थे बहुत परसिवरेंस था, बहुत परसिस्ट करते थे, जिद्दी टाइप के थे। यार ये क्या चक्कर है, अभी तो घर पहुंच गए, अब अंदर की बात कौन बोले कि सर अभी मेरे को पूरा तैयारी नहीं था। भाई ये तो थोड़ा सा मान सम्मान पे बात है। हाँ, ये थोड़ा सा आदमी रखता है, कई बार ये काम भी आ जाती है। तो उसके बाद अब मरता क्या नहीं करता, उनके साथ जाना पड़ा। तो आकाश टावर द्वारका के अंदर था पहले, वहाँ पे इंटरव्यू होते थे, तो मैं गया वहाँ पर, हम दोनों गए। 250-300 लोग बैठे थे, टेस्ट दे रहे थे। अब उस टेस्ट के अंदर फॉर्म भरना होता था कि आपको क्या लेना है। फाउंडेशन हुआ चलता था, मेडिकल चलता था, जेई चलता था। अब वहाँ भी बड़ी धर्म संकट में, अब मेरे को लगा यार नहीं होगा तो इस तिवारी सर कहेंगे कि यार ये कैसा टीचर है, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। एक बार मन में हुआ कि फाउंडेशन भर देता हूँ, आसान आता होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मन को मैंने कहा कि नहीं यार फाउंडेशन नहीं पढ़ाएंगे, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी। तो मैंने नीट का भर दिया। अब जब नीट का भर दिया मैंने, तो संयोग देखिए उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट आया, और बेचारे जो मेरे साथ सर थे उनका नहीं हुआ, अब मेरा हो गया इसमें नीट के अंदर। आगे हम लोग जैसे तैसे, फिर डेमो हुआ। मेरे ख्याल से डेमो शायद उसी दिन हुआ, कैमरे के सामने डेमो होती थी, तो डेमो हुआ। और डेमो के बाद 2-3 दिन बाद कॉल आ गया। कॉल आने के बाद जब मैं गया, निगोशिएशन तो मैंने नहीं किया। मेरे लिए खुशी की बात थी कि आकाश के अंदर हो गया, एक बहुत बड़ा ब्रांड, और एक तरह से तो कोई निगोशिएशन नहीं हुई। चौधरी साहब से मुलाकात हुई, उस समय मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने कमेंट किया यार ये कैसे लिखते हो, बच्चों को समझ में आ जाएगा। आज भी आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब। तो उन्होंने खैर कमेंट किया, उन्होंने इस बात में बोला कि यार क्या लिखते हो, लेकिन ठीक है। तो उनके दर्शन हुए, बहुत बड़ी बात। उसके बाद सबसे अच्छी बात हुई कि मेरे घर के बगल, आकाश कभी भी आपके लोकेशन पे नहीं देता है। अच्छा। अगर आप यहाँ के हैं तो आपको दूसरी जगह पे देगा। बट मैं गौतम नगर में रहता था, और गौतम नगर में ही एक इनका सेंटर चलता था, मेन तो साउथ एक्स था, साउथ एक्स ब्रांच में से नई बिल्डिंग बनी थी ट्विन टावर करके, तो उसको देख के बड़ा इंप्रेसिव। मैं कहा चलो बहुत अच्छा हुआ। कोई निगोशिएशन वोगेशन नहीं हुई। जो भी मेरी सैलरी थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है 75,000 के आसपास की सैलरी थी उस समय पर मंथ 75,000 सैलरी थी। हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपकी आज की सैलरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो 75,000 की सैलरी थी। चौधरी सर ने, और ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। 2013 की बात है। तो 2013 में, मतलब इस लाइन में खैर है सैलरी तो, खैर इसमें कोई डाउट नहीं,
बाकी इंडस्ट्री से इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो उसमें चौधरी सर ने कुछ नहीं, उन्होंने भी थोड़ा सा 500 रुपये बढ़ा के, मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रांड में तो एंटर हो रहे हैं। तो मैंने फिर आकाश ज्वाइन किया। आकाश में खैर बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ टीचर जो मैं बना हूँ वो आकाश की वजह से बना हूँ। तो एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग तो नहीं हुई मेरी, लेकिन बच्चे झोंक दिए गए। पहले साल ही 11 बैच, तो सुबह से शाम तक रगड़ रगड़ के पढ़ाते। तो उसके बाद आज जो आप मुझे देख रहे हो तो वो उसी की देन है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। लास्ट ईयर तक आप जानते हैं, फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, और तब से मैं अभी यहाँ पे। जो आपकी पहली सैलरी थी, जो आप 2006 में 30-35 हज़ार कमाते थे, याद है जब पहली सैलरी कहाँ खर्च किए थे या क्या किए थे? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी से लगाव अगर रखता हूँ तो मेरे फादर, मेरे बहुत ज़्यादा उनसे लगाव थी और उनको भी मेरे से। तो पहली सैलरी अब मुझे एग्जैक्टली मैंने उनको ही दी थी, बस दे दी थी, बस सैलरी उस हाँ, तो पहली कमाई। हाँ, बस ये था, इसके ज़्यादा मैं, और बहुत आइडियलिस्टिक मैं नहीं हूँ, जीवन जैसे चलता है वैसे ही। तो वो भी ठीक है, साथ थे, दी थी, या इस तरह की चीज़ें, घटना जो है। जब हम सब आकाश में आए, जब मैं आकाश में आया तो अक्सर मेडिकल के बच्चों की मैथ्स कमज़ोर होती है। मैं पर्सनल किस्सा है मेरा कि मेरी मैथ्स इसलिए कमज़ोर हो गई, हालांकि किसी पे ब्लेम गेम नहीं है, मेरी मैथ उतनी मज़ा भी नहीं आता था मुझे मैथ्स पढ़ने में, लेकिन बहुत बेसिक नेचर होता है किसी भी बच्चे का। जब मैं क्लास 6-7 में था तो डाउट्स पूछने पे मेरे घर वाले टीचर मुझे बड़ा पीटते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे, तो डाउट बताते भी नहीं थे अंत में। तो टाइम क्योंकि ख़त्म हो जाता था तो पिटाई में ही समय निकल गया। अब अगली बार फिर से वैसा डाउट पूछूंगा फिर मार पड़ेगी। तो एक समय के बाद मैंने डाउट्स पूछना ही बंद कर दिया, मैथ्स की ऐसी तैसी हो गई। हालांकि 7th में मैंने 100 में 98 स्कोर किया, फिर समय के साथ गिरता चला गया। 9th में मैंने 80 में 68 स्कोर किया। अब उसके बाद फिर 10th में मैंने मैथ में कुछ 50 नंबर स्कोर किए होंगे 100 में, तो गिरता चला गया। तो जब आप देखते हैं कि मेडिकल में आपके भी बहुत सारे आकाश में बैचेस थे, मैं भी था उस बैच में, एक बैच में, तो एग्जैक्टली क्या लगता है आपको कि मैथ्स की वजह से जो फिज़िक्स ख़राब हो जाती है बच्चों की, तो ऐसा क्यों, और फिर उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। एक्चुअली में मेडिकल लाइन के अंदर जो 95% बच्चा मैं कहूँगा वो मैथ खराब होने की वजह से ऑप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि रिलेटिवली मेरी बायो आसान है, तो बायो समझ में आ रही है, साइंस समझ में आ रही है, तो मैं मेडिकल बन लूँगा। तो एक तो ये चीज़ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले मैथ, अकेला मैथ होता था, आपको उससे लड़ना होता था। अब फिजिक्स के अंदर मैथ तो है ही है, साथ के साथ लैंग्वेज और आ जाती है। तो पहले तो फिर भी मैथ अगर आप अकेला लड़ते तो फिर भी समझ में आ जाता, क्योंकि मैथ मुझे याद है, आपको एक एग्जाम्पल होता है, उसी के 10 एक्सरसाइज होते थे, क्वेश्चन होते थे, वो हो जाता। यहाँ पे रूप बदल बदल के क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको पहले सोचना है, विजुलाइज करना है। आपने विजुलाइज कर भी लिया तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन में आप फंसेंगे। तो मैथ एक मेजर प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैथ जिसकी वीक है वो मेडिकल नहीं क्रैक कर सकता, ऐसा नहीं है। देखिए, मेडिकल के अंदर एक मूल मंत्र है हार्डवर्क। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, आप इंटेलिजेंट नहीं हो चलेगा, बट आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। सच्चाई ये है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, 100% अपना नहीं देते काम, और ये बच्चे बेईमानी करते हैं। तो आज कई बच्चे जो सुन रहे होंगे, जो देखेंगे, आप 100% नहीं दे रहे हो, अदरवाइज कोई चीज़ टफ नहीं है। 100% क्या, बच्चा 10% देता है। अब होता क्या है कि जो कमज़ोर है, कमज़ोर क्यों है? क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, चलो इंटरेस्ट नहीं था, बट जब ये यहाँ आता है तो वो जो 100% मेहनत देनी चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना चाहिए, वो नहीं करता है। आपको पहले से ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यार मैं कमज़ोर हूँ, मेरा कंपटीशन आज की डेट पे टॉप क्लास बच्चों से है। आप मेडिकल में जा रहे हैं तो टॉप क्लास के स्टूडेंट उसके अंदर जा रहे हैं, उसमें अंदर डीपीएस के स्टूडेंट हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के स्टूडेंट, आपको उससे कम्पीट करना है, तो आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो जो बच्चे इस बात को समझ जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। मैथ हर्डल नहीं है, सब सॉर्ट आउट हो जाता है, मेहनत जरूरी है, वो मेहनत नहीं हो पाती है। हाँ, शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जब बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है,
टाइम लगता है। हो सकता है कि एक अच्छा बच्चा एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में कर दे, बट एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा जो है उसको 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब क्या किया जाए? इसका सॉल्यूशन तो है नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भाई अब 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है तो कोई भी टीचर दुनिया का उसको आपको बहुत जल्दी नहीं करा सकता। वो एक फेज है, उससे आपको पास होना ही पड़ेगा। तो बच्चा धीरे धीरे गिव अप करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे तुम अपनी मेहनत बढ़ाओ ना। अगर एक अच्छा बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप 12 घंटे पढ़िए, तभी तो आप उसको कोप अप कर पाएंगे। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम है। बच्चा इस बात को जितना जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि एनी हाउ अब आपको करना तो है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि नहीं करना है। तो जब आपको डॉक्टर बनना आपने डिसाइड किया है तो भाई फिर वही चीज़ होता है कि जब उंगल में सर दे दिया तो फिर क्या का डर। तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के ही आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके हो सब जाएगा। मैथ बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, लेकिन आप उस ड्रीम को देखिए ना, जो ड्रीम आप देख रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। आप आज की डेट पे एक अच्छे डॉक्टर की, चाहे चलो आप फाइनेंशियल की बात करोगे तो उससे ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता। तो जब आप उस तरह का ड्रीम देख रहे हैं तो आपका मेहनत भी उसी तरह का होना चाहिए। आपका मेहनत ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने से आपको डॉक्टरी हो जाएगी। तो सीधी सी शॉर्टकट बात यही है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये सब बाद में एक्सक्यूज बन जाता है कि मेरा मैथ कमजोर था, मेरा ये था, मेरा वो था। सच ये है कि हमको 10 घंटे 12 घंटे, जो कमजोर बच्चा उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा वो नहीं। मतलब उनको डिस्कम्फर्ट चूज करना पड़ेगा, उनको बोरिंगनेस चूज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। देखिए, हमेशा सफलता त्याग से आती है। बिना त्याग किए हुए आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा। आपको अपना कंफर्ट जोन हटाना पड़ेगा। तो खैर, अब प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन तो 5% 3% बच्चे का होना है ना, किसी भी कंडीशन में। मतलब condition। सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर भी पहले 3 का हो तो अब जाएगा। आपको सोचना है कि आपको उस 5% में जाना है या नहीं जाना है। आप अपने कंफर्ट में रहिए, एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए। और ये उम्र ऐसी है, उस समय 50 तरह की डिस्ट्रैक्शन होगी। अब आज की डेट पे हर बच्चा इस मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, हर 5 मिनट के अंदर मोबाइल। तो भाई ये सिलेक्शन का तो रास्ता नहीं है। आप जितने भी टॉप बच्चे से बात करेंगे, मोबाइल को त्यागना पड़ेगा। अब आज की डेट पे एडटेक कंपनियां आ गई हैं, हम लोग भी टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेज रहे हैं। टेलीग्राम यूट्यूब पे बच्चा देखता है, वो कहता है सर मैं कैसे त्यागूं। खैर, अब ये चीज़ें हैं। अब इस चीज़ से जो बच जाएगा उसका सिलेक्शन होगा, नहीं बचेगा तो लगे रहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आना चाहिए। बिना सेल्फ डिसिप्लिन का ये लाइन ही नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है। हाँ, मतलब मैं तो इस लाइन से जुड़ा हूं तो इस लाइन की बात करूंगा। बिना सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा था जो बहुत कमजोर थे, बट अपने आप को रूम में लॉक करके 10-10 12 घंटे पढ़ते रहे, दिन दुनिया से अलग रहे। नहाना धोना पता नहीं करते थे या नहीं करते थे, लेकिन बेसिक दिनचर्या के अलावा वो कुछ नहीं करते थे। और वो आज मौलाना आजाद में बैठे हुए हैं और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में बैठे हुए हैं। जब आप आकाश में थे, क्योंकि मैं आकाश की बात ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने आपको आकाश से जाना, आकाश से देखा, तो आप अक्सर बच्चों को बड़ा गहन तरीके से देखते थे और निश्चित तौर पे बहुत शानदार बिहेवियर भी था। लेकिन आप उनमें एग्जैक्टली क्या देखते हैं कि वो भा जाते हैं? कुछ बच्चे ऑफकोर्स थोड़ा सा पार्शियलिटी होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। क्या मतलब कि अगर कमल बैठा है आपके सामने, जो कि बैठा भी रहता था, कमल हालांकि पीछे बैठता था, लेकिन अगर कमल बैठा है तो वो ऐसा क्या करे कि आपका अटेंशन वो ले लेगा, कि आपका वो सॉफ्ट कॉर्नर ले लेगा? देखिए, एक जर्नी है ये। मेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं, अभी पूरा एक जर्नी है। टीचर के साथ जितना आप कंफर्टेबल हो सकें, ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टीचर सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट का भूखा है, सिर्फ उसको रिस्पेक्ट चाहिए। आप कमजोर बच्चा है, तेज बच्चा है, ये मैटर नहीं करता है। कोचिंग के लिए हो सकता है, हर कोचिंग कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके अलग बैच बना लेती है, लेकिन एक टीचर के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप एक टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो वो आपको अपना फेवरेट स्टूडेंट मानेगा, आपके साथ लगेगा। आप जितना मर्जी कमजोर हैं, जितना समय मांगेंगे आपको देगा। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, शुरू में मेरी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी 1 महीने बहुत बढ़िया तैयारी होती है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। दूसरे महीने से डाउन होना शुरू हो जाते हैं और तीसरे महीने आने आने कहानी खत्म हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पहले महीने बच्चा मोटिवेटेड होता है पेरेंट्स की तरफ से भी, उसके अंदर भी लगता है कि नहीं इस साल मैं फोड़ दूंगा, मैं इस साल तो करूंगा क्योंकि पिछले साल मेरा खराब गया है। लेकिन
टाइम जैसे पास होता है धीरे धीरे बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लग जाता है। वही चीज़ है जो उसने पिछले साल की है वो इस साल भी करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है कि बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे और साथ के साथ नहीं करेंगे, तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो आप नहीं करेंगे। और आज की डेट पे सबसे खतरनाक चीज ये ऑनलाइन चीज आ गई है। ऑनलाइन बच्चे को ये फील करा देता है कि नहीं, देखिए क्लास में डिस्कंफर्ट है। क्लास में अगर फिजिक्स सिर्फ टीचर पढ़ाएगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा बच्चा मतलब बहुत इंजॉय नहीं करेगा। कहने की बात है कि ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इंटरटेनिंग क्लास होती है, तो फिर उनके सारे बच्चे क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? तो क्लास इंटरटेनिंग होना एक अलग बात है, बट एक्चुअली जब कंटेंट पे टीचर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, थोड़ा अनकंफर्ट उन बच्चों को हो सकता है जो तेज नहीं, तो वहां से डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। बच्चा जो है वो आज की डेट पे उसको एक गलत फहमी होती है कि मैं ऑनलाइन से पढ़ लूंगा, मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा। तो ठीक है, तो वो एक्चुअली वो कंफर्ट इसलिए होता है कि आपके अपने हिसाब से हो रही होती है, क्लास आपके हिसाब से नहीं हो रही होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में है, क्लास के हिसाब से आप हो रहे होते वो हैं। क्लास के हिसाब से हो रहा होता है। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपना मोबाइल देखता रहूंगा, सोता रहूंगा, मैं पढ़ लूंगा, तो मैं इस चैप्टर को तैयार कर लूंगा ऑनलाइन से। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप देखिए, ऑनलाइन का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय या उससे नीचे स्तर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन देखिए, एक्सेप्शनल बच्चे एक अलग बात है। एक बच्चा एक्सेप्शनल है, वो कहीं भी नहीं भी पढ़ेगा, उसको टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो भाई आपको टीचर की जरूरत चाहिए ही चाहिए, ये मन से हटा दीजिए। और ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो सकती। ऑनलाइन में आप चीज़ों को देख सकते हैं, किसी भी ठीक ठाक टीचर की क्लास में चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्वेश्चन तो कमल तभी बनेगा जब पेन चलेगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा, डाटा लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब बच्चा क्या कर रहा है, इसको छोड़ के वीडियो देख रहा है बस। अब वो वीडियो ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण, मतलब कि सिलेक्शन वीडियोस नहीं कराता, पेन और पेपर कराता। बिल्कुल। अगर ये बच्चा, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो कभी या देखेंगे, वीडियो से नहीं सिलेक्शन होगा, जितना कॉपी में लिखोगे उससे सिलेक्शन होगा। खूब लिखिए, टारगेट रखिए कि 20-25 पेज मेरे को पर डे पढ़ना है, लिखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो जितना मर्जी देखिए, आपने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखोगे, कई साल देखते रहोगे, वीडियो से सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो कॉन्सेप्ट समझा सकता है, बट अप्लाई तो आपको करना है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट पे। अगेन जो आपने बोला, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया। प्रॉब्लम यही है, एक टीचर को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर से आप डिस्कनेक्ट एक कदम होंगे, टीचर आपसे 4 कदम डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास इतने बच्चों को पढ़ाना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ी कोशिश करेगा आपके साथ, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए, कोई भी टीचर जो 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है, वो हाईली एक्सपीरियंस टीचर है। तो एक जर्नी है, जैसे आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको ड्राइवर पे विश्वास करना पड़ेगा कि ये ड्राइवर सही दिशा में गाड़ी ले जा रहा है और सही से ले जाएगा। अगर आपके मन में डाउट आ जाएगा ना, तो पूरी जर्नी स्पॉइल हो जाएगी आपकी। तो यही बच्चों के साथ होता है। जैसे उनको लगता है यार हमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, ये है वो है, तो उसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर दोनों में डिस्कनेक्शन आ जाएगा और होता कुछ नहीं है। एंड रिजल्ट आपने भी देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, जहाँ भी आप रहे हैं, उसके बाद सब खराब हो जाता है। तो सबसे पहले टीचर के साथ एक अच्छा संवाद आपका होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। टीचर को रिस्पेक्ट आप जरूर दीजिए। चाहे हम लोगों का रूप बदल गया है, लेकिन टीचिंग वही रह गई। आखिरकार इतना ऑनलाइन हुआ, लेकिन ऑफलाइन ही आज की डेट पे फिर से ऑफलाइन ही चालू हुआ ना। तो टीचिंग प्रथा नहीं बदल सकती, टीचर एक्चुअली में नहीं बदल सकता। तो वो उसको गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमने पैसा दे दिया है तो हम इसको जो मर्जी करवा लेंगे, वो नहीं होगा। आप रिस्पेक्ट देंगे, आप जितने मर्जी तेज स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आपको लाइक नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, टीचर का रिजल्ट तो आना ही आना है। अगर 10 बैचों में मैं पढ़ा रहा हूं, तो 10 बच्चे तो मेरे सेलेक्ट होने ही होने हैं। वो मेरे को लाइक करे ना लाइक करे, लेकिन आपका कैसा रिलेशन है उस पर टीचर आपको बेनिफिट देगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर से प्रेम भाव और रिस्पेक्ट खास करके बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कनेक्ट। क्योंकि मुझे भी ये फील होता है कि खास करके कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में
प्रायोरिटीज़ जो है टीचर की वो बहुत जल्दी बदलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि हर बच्चे को अटेंशन चाहिए, हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं फेवरेट बनूं तो मैं फेवरेट बनूं। तो अगर आप ढिलाई किए, बच्चा ढिलाई किया तो वो आउट, कोई और आएगा। हाँ, मतलब वही बात है। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना ये बाद की चीज़ है। अगर आपको टीचर का समझ में आ रहा है, और जो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस टीचर हैं 10 साल 15 साल के, उनका आएगा। और समझ में आना ना आना पहले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर समझ में आ जाता है। ये नहीं है कि आपको 3 महीने बाद समझ में आएगा ये बात, क्योंकि 3 महीने बाद कुछ हो रही है तो इसका मतलब गड़बड़ी आपके अंदर है। तो आपका, अगर टीचर आपको समझा पा रहा है, टीचर की बात आपको समझ में आ रही है और एक्सपीरियंस टीचर है, तो आप अगर अच्छा रिलेशन बना के चलेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, नहीं भी टाइम होगा तो भी आपके साथ बैठेगा। लेकिन आप एटीट्यूड में रहेंगे या किसी बताएगा तब भी वो, क्योंकि आज की डेट पे इंडस्ट्री में रूल्स हैं और वो सबके लिए है, सबने पे किया है तो हर एक को बताएगा। लेकिन अगर टीचर एक अगर आप कहोगे तो दिल से उसी बच्चे को लाइक करता है जो उसको रिस्पेक्ट करता है। मतलब टॉप बनने की कोशिश ना करें। हाँ, ये हो जाता है। कई बार बच्चों को लगता है नहीं मेरे को आता है, ये है। तो जब बच्चा 2-3 साल तैयारी कर लेता है तो उसको कुछ ना कुछ तो आ रहा होता है, तो उसको एक लगता है अरे भाई जब तुमको आ रहा था तो तुम क्यों यहाँ आए हो। सही बात है। तुम्हें नहीं आता है तभी तुम यहाँ पर हो। लेट मी हेल्प यू। हाँ, तो आप हम्बल बनिए। मुझे याद है, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे जो एम्स में, हम राजा गार्डन में थे, तो राहुल करके एक लड़का था, तो उसका सिलेक्शन हो गया था, बट उसके बाद वो अच्छे रैंक के लिए हमारे पास आया, तो राजा गार्डन ब्रांच में उसने ज्वाइन किया। इतना हम्बल बच्चा, सब कुछ आता था, बट फिर भी वो रिस्पेक्ट करता था, 2-2 घंटे टाइम लेता था और डाउट पूछता था। कई चीज़ें वो कहता था कि सर ये मेरे को चैप्टर आता है तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, तो बड़ा अच्छा, तो आप पूछ के करिए उससे। कई बार बच्चा क्या होता है, उसको यूनिट एंड मेजरमेंट, अब जो बच्चा 2 साल का ड्रॉप करेगा, साल भर का ड्रॉप करेगा, उसको यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन तो आएगा, वो उसी में उछलने लग जाता है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, रोटेशनल में बैठ जाता है। हाँ, रोटेशनल में आते आते कहानी खत्म। तो खुद ही इस फील्ड के स्टूडेंट आप रहे हो, तो रोटेशनल तक आते आते कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें ही वो अपना पूरा का पूरा वो दिखाएगा। देखिए, आता है टीचर भी डेफिनेटली, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको तो लाइक करेगा, बट उससे ज़्यादा वो इससे प्रभावित होगा कि आप कितने हम्बल हैं, कितना आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैर छूना ही छूना है, लेकिन लगना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं। हम सब थोड़ा सा पीछे जाते हैं कोचिंग लाइफ से। हम सब जब 10th में थे, जब मैं 10th में था, मुझे बड़ा मज़ा आता था फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, बायो पढ़ने में भी मज़ा आता था, लेकिन एक्साइटमेंट होती थी फिजिक्स पढ़ने में। और एक्साइटमेंट, जैसे कि बाद में मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में कभी कभी बोरिंग चीज़ों को चुनना होता है इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी कभी कुछ हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है बस बैठना पड़ता है, 6-7 महीने किसी भी चीज़ को डेडिकेट होकर देना पड़ता है, अगर आप बोरिंग लगे, कुछ भी लगे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं 10th में था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं, जब टीचर जैसे ऑप्टिक्स ही है, टीचर ड्रॉ किया तो ऐसा लगता था सर आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी होते थे, तो ऐसा लग रहा था कि मिस्टर आइंस्टाइन, प्रोफेसर आइंस्टाइन खुद बगल में आके बता रहे हैं कि भाई ऐसे करो, एपरेटस ऐसे लगाओ, और ऐसा फीलिंग आएगा। तो ऐसा लगता था कि यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नॉवल फील आता था। ऐसा लगता था कि हम सब भी उस लेगेसी का पार्ट हो रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत मेहनत से क्रिएट किए हैं, अपने पूरा लाइफ लगा के क्रिएट किए हैं। लेकिन कोचिंग में आने के बाद ये सब बबल आई थिंक फूट जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड आ जाता है, टेक्स्ट बुक से बहुत दूर हो जाते हैं हम सब, सिर्फ मॉड्यूल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, और उसमें डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आ रहा है पर्टिकुलर चैप्टर से, उससे डिपेंड करेगा कि आपको वो चैप्टर पढ़ना है, छोड़ना है, टीचर कितना दिन देगा, आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, यहीं पे बात आती है कि बच्चे का इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे आपने कहा कि भाई आप जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपको डेफिनेटली 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर जब बच्चा ये सब पढ़ता है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो बहुत एक अलग तरीके की फीलिंग में आता है। एक्चुअली 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आज की डेट पे हमारी इंडस्ट्री ने, कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चे को सेपरेट कर पाए कि भाई कमल का माइंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ है। हम सब में, समाज के अंदर हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और यही चीज़ बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि वो आपको ऐसे सब सपने दिखाएगा कि हर बच्चा, चाहे वो कुछ और सोचता हो
किसी और तरफ वो ज़्यादा डेवलप कर सकता था, उसको वो खींच के ले आते हैं। तो उसमें ठीक है, इंडस्ट्री है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग उस तरह काम करते हैं। एक्चुअली में ये दोनों लाइनें अलग हैं। आप भी जानते हैं कि मेडिकल के अंदर, नीट के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ना है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर से आपका वही बायोलॉजी और उसी तरह के चीज़ें आती हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस बात से कि हमारी एजुकेशन लाइन में ये बात है कि 9th और 10th तक फिजिक्स अलग होती है, इवन केमिस्ट्री, और 11th में आते ही पहाड़ सा लगने लग जाता है। और वही कॉलेज में जाके फिर उतना ही इन डेप्थ वही लेगेसी शेयर करने लग जाते हैं फिर से। तो एक्चुअली ना ये लाइन हम लोग ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। आज की डेट पे कोई भी प्रॉब्लम ये है कि हम R&D या डेवलपमेंट का माहौल नहीं बना पाए, तो कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं आगे चल के PhD करूँगा। पहले वो डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है वो जाके PhD करेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये चीज़ होती है कि जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से एक बहुत ही इनोवेटिव और R&D करने वाले लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं। बट हम हर बच्चे को धकेल रहे हैं नीट के अंदर, हर बच्चे को धकेल रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे क्या है, हम जो टीचर हैं हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, या हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला बेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे जो जितना मर्जी कहता रह जाए, बट उसके पास टाइम कंस्ट्रेन है। फटाफट चीज़ों को 100 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर आपके, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो अलग चीज़ है। अगर आपको सिर्फ एंट्रेंस ही क्लियर करना है तो फिर उतनी इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको फार्मूला बेस, टॉपिक बेस, इस तरह की चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 8th 9th तक हमको बहुत अच्छा लगता है, सभी बच्चों को ठीक है ये समझ में आती है, 10th तक भी चल जाता है, बट 11th में आते आते ही न्यूमेरिकल का बोझ बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा आ जाता है कि वहाँ से फिर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही बच्चा हमारे पास ड्रॉपर में आता है वो यही रोता है कि भाई फिजिक्स हमारी अच्छी नहीं है। तो उसने जो फिजिक्स 8th तक पता ही नहीं चलता था कि फिजिक्स है क्या, वहाँ पर वो अलग से ही आप मतलब यूनिवर्स और ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो चीज़ पढ़ता है, बट 11th में आते ही पूरा संसार बदल जाता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को बताऊंगा, इवन हम लोगों के लाइफ में भी, हम लोग 10th से जब 11th में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चा पास भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ। ये कुछ कमियां हैं क्योंकि ये हम लोग शुरू से ही अगर उसको उसमें इम्प्लीमेंट करें, बट अगेन सिग्रीगेशन नहीं है, सिग्रीगेट हम नहीं कर पा रहे हैं। हम हर बच्चे को ही इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ धकेल रहे हैं, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। जैसा कि आपने पॉडकास्ट के एपिसोड के शुरू में ही बताया कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी हाथ आजमाया, अलग अलग .com वगैरह इंटरनेट कंपनी वगैरह शुरू की और बिज़नेस टू बिज़नेस सॉल्यूशन देने का, मतलब स्कूल्स को बेसिकली बिज़नेस प्रोवाइड करने का कोशिश किया, जैसा कि आज जो ClassTeacher.com वगैरह कर रहे हैं या फिर और भी अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उस बात का रिग्रेट है आपको कि अगर थोड़ा साल और संभाल लेते तो लास्ट स्टेप पे आके रह गया, या ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज जो मैं जो भी देख रहा हूँ, जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं, तो मेरे साथ बलवंत भैया थे, हम लोग डिस्कस भी करते हैं, आज भी फ़ोन पे बात होती है। हम ये सारी चीज़ें उस समय पे सोच रहे थे और हमने कई चीज़ें करनी भी शुरू कर दी। आज ऑनलाइन प्रिपरेशन और ये सारी चीज़ें हैं। आज रिकॉर्डिंग की बात हो रही है कि हम रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल रहा है। हम 2007-8 के अंदर ये हम प्लान कर रहे थे कि हम किसी तरीके से चीज़ों को कर पाएँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ, बट अगेन मेरे ख्याल से सही समय नहीं था। ये जो बूम आया है ये जियो के बाद आया है, जब घर घर पे नेट पहुंच गया, स्पीड, और कोविड में काफ़ी बढ़ गया ये चीज़। कोविड में तो 2015 तक अगर हम किसी तरह से 16-17 तक सर्वाइव कर गए होते, 11 से 15 मतलब 4 साल, और ये जो पीरियड था वो हम नहीं कर पाए, तो फिर डेफिनेटली रिग्रेट तो है। लेकिन खैर देखिए, एक चीज़ और होती है कि जो आपकी डेस्टिनी में है, मैं तो डेस्टिनी को मानता हूँ। मैं भी डेस्टिनी को मानता हूँ। आइडियलिस्टिक होते हैं, नहीं कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ भी हो सकता है। होगा वही जो आपका लिखा है, अंत में उसी रास्ते पे आपको जाना है, अल्टीमेटली वही मिलेगा। और एक और चीज़ है, कभी भी पास्ट के लिए कमल रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ना आप कंपेयर करोगे तो आपको जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मैंने जैसे जो जो चीज़ चेंजेस की तो उस समय पे मेरे को लगा नहीं कि यार ये तो बड़ा ठीक नहीं है, क्या होगा, बट आज मैं सोचता नहीं बहुत अच्छा हुआ। तो लाइफ में मैं मानता हूँ डेस्टिनी को, और वो आप जिस लायक हो
या जहाँ आपकी पोटेंशियल वो आपको पहुँचाएगी डेस्टिनेशन। रास्ता गलत हो सकता है, मतलब पाथ हो सकता है कि भटकाव वाला मिल जाए। कमिंग बैक टू कोचिंग लाइफ, तो कोचिंग लाइफ हम दोनों जानते हैं कि बहुत, कोई कुछ भी बोले, इंजॉयमेंट लाइफ नहीं होती, बहुत एग्जॉस्टिंग लाइफ होती है। हो सकता है चीज़ें आपको कट जाएं, आप चीज़ों से कट जाएं, सोसाइटी से कट जाएं, बहुत हाई लेवल, बहुत ज़्यादा आवर्स दें, पुट ऑन करें, फिर भी नहीं आए हो सकता है रिजल्ट। तो आपको क्या लगता है कितने सालों तक कोचिंग लाइफ जीनी चाहिए? और परमानेंट लाइफ नहीं है ऐसा तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कोचिंग लाइफ परमानेंट लाइफ नहीं हो सकती किसी भी बच्चे के लिए। तो क्या लगता है कि कब लगना चाहिए कि बस अब रुक जाना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आज तक मेडिकल लाइन में इस बारे में बात नहीं होती है। इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे ये बात होती है, और गवर्नमेंट ने भी 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कर दिया है और वो अच्छा है। मेडिकल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे को लास्ट तक लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा। पेरेंट्स भी क्योंकि कहते नहीं ठीक थोड़ा और मेहनत कर ले। देखिए मेहनत की एक लिमिट है, मेहनत से आप एक लेवल तक जा सकते हैं। हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल से हो जाएगा, मेहनत से सब आइडियलिस्टिक वे में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया तो इसी पे चल रही है। और जब से इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पहले क्या होता था कमल, हर तरह के बच्चे नहीं आते थे। फिर क्या होता था कि बच्चा जो सक्षम थे उस तरह के बच्चे आते थे, कम बच्चे होते थे, लेकिन अब हर बच्चा आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो गई, इंडस्ट्री बन गई। पहले इंडस्ट्री नहीं थी, तो अब रेवेन्यू पे उनकी बात होती है। तो रेवेन्यू मॉडल में आ जाता है, आपके पास फोन आएगा कि ठीक है आपका बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है। तो एक गांव का, एक या सामान्य गांव का, शहर की बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड से नहीं जुड़ा है, बड़ा इमोशनल हो जाता है कि मेरे बच्चे को तो स्कॉलरशिप आ गई है। अब वो बच्चा चाहे 10th में कंपार्टमेंट लेके आया हो, लेकिन जब स्कॉलरशिप होता है तो मेरे बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, पेरेंट्स के अंदर ये थिंकिंग होती है क्योंकि वो बच्चे के बारे में पॉजिटिव सुनना चाहता है। आज भी आप किसी भी कोचिंग के टीचर के पास चले जाइए और पूछे बच्चा कैसा है, तो ये कहे चाहे नंबर नहीं आ रहा हो, मेहनत करेगा तो हो जाएगा, बच्चा तो अच्छा है। तो हम लोग उसको सुगर कोटेड स्टेटमेंट देके हाँ कर लेगा, हो जाएगा, मेहनत करेगा, कैविएट यहाँ पे कि मेहनत करेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई बस। और वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी खतरनाक है कि मेहनत करेगा तो मेहनत की तो कोई लिमिट नहीं है। सही बात। अब भाई पेरेंट्स कहेगा कि हाँ मेहनत करेगा, बच्चा कहेगा मैं मेहनत करूंगा, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एंटर कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो ड्रॉप सबको लेना चाहिए, सबको मतलब फिर से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनमें थोड़ा सा लगे कि रुझान है, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं अपने को परखने के लिए। क्योंकि कई बार हम ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसी जगह से होते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिली हुई होती हैं, कोचिंग उस हिसाब से नहीं मिली हुई होती हैं, तो एक ड्रॉप आपको जरूर लेना चाहिए। बट एक ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पहले ड्रॉप में आपने क्या पाया। अब अगर पहले ड्रॉप के बाद भी आपके मार्क्स 150 आ रहे हैं सब मिला के, या 200 आ रहे हैं, तो भाई फिर ये लंबी जर्नी है। फिर ये यहाँ से 600 तक लाना, आज की डेट पे 600 प्लस पे आपका सिलेक्शन है, तो वो आसान नहीं रहा। तो यहाँ एक चीज एडमिट करनी पड़ेगी बच्चे को कि या तो आपने पिछले साल नहीं किया, भाई ये तो एडमिट करिए ना, आपने साल भर की तैयारी करने के बाद आपके नंबर 150 आए, कोई भी XYZ रीजन रहा हो, तो यानी वहां मेहनत की कमी रही। तो क्या गारंटी है कि आप अगले साल फिर मेहनत करेंगे? चलिए ठीक है, तो मेरा मानना है फर्स्ट ड्रॉप के बाद अगर आप 400-500 के आसपास का नंबर है तब आप सेकेंड ड्रॉप पे जाइए। लेकिन पहले ड्रॉप के बाद भी आपका नंबर 150-200 है, तो मेरा मानना है कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अंधेरी दुनिया में जा रहे हैं जहां पर आपका कैरियर बर्बाद होगा। 2 ड्रॉप ले लिया आपने, फिर भी उसके बाद तीसरा ड्रॉप आप तभी जाइए जब कम से कम 550 के आसपास का आंकड़ा हो। आपका नंबर अगर रुक गया है 300 पे, 250 पे, तो कोई मिरेकल नहीं होने वाला मेरे बच्चों, इस बात को समझना है। बच्चे इसी चक्कर में मैंने मेडिकल लाइन के अंदर देखे हैं 5-5, 6-6 ड्रॉप लेते हैं। मुझे गौतम नगर में मैं जब था तो एक वाकया याद आया कि एक बच्चा मुझे मिला जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे हो गए और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहला ड्रॉप ले सकते हैं, दूसरा ड्रॉप आप लीजिए जब आपके अंदर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ रहा है, और तीसरा ड्रॉप आप तब लीजिए जब कम से कम आप 500 के आंकड़े को छू पा रहे हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है, चौथा 5वां ड्रॉप गलती से मत लीजिए। मतलब ठीक है, जो लोग ले रहे हैं, ले चुके हैं, तो अपना 100% एफर्ट करिए कि निकलिए। अदरवाइज होता क्या है कि इस लाइन में ना कुछ बचता नहीं।
आप मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेडिकल लाइन के अंदर क्या बचता है इसके बाद आप क्या करेंगे 5 साल के बाद? आप कॉलेज में नहीं, और ये बड़ा गोल्डन पीरियड होता है जो आपकी इन्हीं टेंशन में और इन्हीं चीज़ों में आपकी बर्बाद हो जाएगी। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप सफिशिएंट है होने के लिए, नहीं होता है आप अपना दूसरा ऑप्शन चूज करिए और आगे बढ़िए। आज दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही कमाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर बने ही बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप 4 साल 5 साल का ड्रॉप मत लीजिए। अगर 4 साल 5 साल का आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत ही एक अंधेरी दुनिया में आप जा रहे हैं जहाँ के बाद ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। क्योंकि मेडिकल में बचा क्या? नर्सिंग, बायोटेक, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें बची हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या मतलब सीधा यहाँ से यहाँ गिर जाता है। सही बात। इतना फॉल आ जाता है फील्ड के अंदर। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग में नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है। IIT में NIT हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, रिसर्च हो गया। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मेडिकल लाइन में ये प्रॉब्लम है इन बच्चों को। अब पेरेंट्स क्यों कितने अवेयर नहीं होते हैं तो चल रहा होता है। क्या होगा, एक साल आपकी फिजिक्स सही हो जाएगी तो अगले साल केमिस्ट्री खराब हो जाएगी, तो किसी साल बायो खराब हो जाएगी, तो किसी साल मतलब ये चलता रहेगा। तो सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए तो अच्छा है, नहीं सेकंड अटैम्प्ट। बट इम्प्रूवमेंट देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट है तब तो आप लीजिए, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट कोई ड्रास्टिकली नहीं हो रहा है तो फिर अपना समय बर्बाद मत करिए। एक लिमिट के बाद अपने आप को रोक लीजिए कि नहीं भाई अब शायद डेस्टिनी नहीं चाहती है, मैं बदल लूँ रास्ता। तो ठीक है, मैं भी जो मैं चाहता था वो मैं नहीं बना, लेकिन आज मैं जो बना हूँ उस चाहने से अच्छा है। मैं भी 12th के बाद मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा बता दूं कि 12th मैंने की बिहार बोर्ड से किया 78%। 13th में मैं पूरी तरह से घर में था और बहुत मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी थी, क्योंकि 12th में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था और बहुत बुरा हाल था मेरा। 14th में मैं आकाश में आया, लेकिन 14th में मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे बिजनेस में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आगे चल के कोई कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर किसी बड़े कंपनी में काम करनी है, एक मेजोरिटी रोल में, मतलब कि लाइक कुछ चेंज लाना है चीज़। तो मुझे लगा कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिकल मैंने छोड़ दिया, नहीं, मुझसे नहीं हुआ और बहुत मुश्किल था, निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक कि मैंने सही समय पे अपना बैग पैक कर लिया और नॉकआउट हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। लेकिन बहुत सारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है और मैं भी था उस सिचुएशन में, खास करके मैं जब 12th में कोटा में था, एक विशफुल थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। एक विशफुल थिंकिंग ऐसी कि नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं जा रहा हूँ, लेट से उठ रहा हूँ, लेट से सो रहा हूँ, ऐसी तैसी हो रखी है लाइफ की। सिलेक्शन होगा अपना, क्यों होगा? क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। क्यों डिजर्व करते हो तुम सिलेक्शन? और वो क्यों नहीं डिजर्व करता जिसका टेस्ट में 550 आ रहा है, या जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में है, या फिर जो टीचर्स के बेहद करीब है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है? तो एग्जैक्टली तुम क्यों डिजर्व करते हो? और डिजर्व करते हुए तो फैक्ट्स कितना बोल रहा है, क्योंकि विशफुल थिंकिंग में अक्सर फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। आपका इस मामले में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये ही होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों एक मिरेकल जादू की सोचते हैं कि शायद हो जाएगा मेरा। शायद नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। तो अब आइडियलिस्टिक अप्रोच में ना, देखिए लाखों में एक आधा एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन ये आपके साथ नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो आपको जानना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्शन तो 2% बच्चों का होना है, 5% बच्चों का होना है मान लीजिए। कोविड के अंदर डेथ रेट सिर्फ 2% थी, लेकिन हम सब अपने आप को लॉक करके अपने को सेव कर रहे थे। इसके अंदर सिलेक्शन 2% का होना है, 3% का होना है मान लीजिए, बाकियों का तो नहीं होना है। और एक्चुअली ये अंधेरी दुनिया कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये बताते ही बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं बार बार इस बात को आपको बोल रहा हूँ, मेडिकल के अंदर 18 लाख बच्चे दे रहे हैं और जेई के अंदर 10 लाख 12 लाख देते हैं। आज किसी भी दिल्ली के स्कूल में चले जाइए, नॉन मेडिकल के 3 सेक्शन होंगे, तब जाके मेडिकल का 1 सेक्शन होगा। आप इस सर्वे को कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ड्रॉप आउट, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप। रिपीट वाले बच्चे बहुत हैं, रिपीट वाले बच्चे ज्यादा हैं। अब बार बार इस बात को समझिए कि आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद का फ्यूचर भी आपको देखना पड़ेगा। कोई कहेगा कि सर नेगेटिव बात कर रहे हैं, भाई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में आप ये मान के चलिए कि हमेशा 2% अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? बैकअप प्लान क्या है? वैसे ठीक है तैयारी करने के लिए आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले साल आपने 100% नहीं दिया ना, चलो दूसरी साल भी नहीं दिया, तो अब 100% दो और निकलो।
तो ड्रॉप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 बहुत हो गया, रेयरेस्ट केस में 3 लीजिए। अगर आप 500 550 के आसपास जाके अटक रहे हैं तब आप लीजिए। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3-4 अटेम्प्ट के बाद निकले हैं, लेकिन भाई वो रेयर केस है। फर्स्ट ड्रॉप में ही सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आना चाहिए। फर्स्ट ड्रॉप नहीं हुआ, चलो सेकंड ड्रॉप ले लिया। मेरा कहना है कि अगर आप 3 ड्रॉप ले रहे हैं, नंबर 250 आ रहे हैं, तो ये अच्छा समझ, इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स लाइक। हाँ, ये कड़वा सच है, अच्छा नहीं लगेगा, बट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ना अब इस बात को समझ नहीं रहा कि उसका कितना गोल्डन पीरियड बर्बाद हो रहा है। ये गोल्डन पीरियड है जिस लाइफ में आपको एंजॉय करना है, जिसमें आपकी कैरियर बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल में ही रह के कैरियर बनेगा। आज की डेट पे मैंने जैसे बताया बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ लिखा हो, तो एक समय के बाद अपने को रोकना चाहिए कि नहीं, इनफ, अब मैं नहीं कर सकता। अपने घर वालों को बता देना चाहिए। बच्चा कई बार नहीं कर पाता है, पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बचता कुछ नहीं है इस लाइन में। इस लाइन में 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है, ये बड़ी दुख की बात है। बाकी लाइनों में होता है सब चीज़। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि भाई एक लिमिट के बाद आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम इन कोचिंग इंडस्ट्री के वो एक तरह से बस रेवेन्यू मॉडल का पार्ट बने। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे टाइम में एक बच्चा ऐसा था जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने बिहार से, मेरे ख्याल से बेतिया से रहा होगा। कटवरिया सराय में रूम लेके रहता था। क्योंकि उतना बेसिक ठीक नहीं थे या कमज़ोर स्टूडेंट था, तो क्योंकि यूपीएससी में अटैम्प्ट्स होते हैं कि आप इतने अटैम्प्ट ही दे सकते हैं, तो उस बच्चे ने 2-2 साल का गैप लेना शुरू किया, 1 साल की बजाय। अगले 2 साल तक तैयारी करूंगा फिर दूंगा। ऐसा करते करते मुझे याद है कि शायद 7-8 साल बीत गए और उसका नहीं होना था। उसके बाद उस बच्चे का कैरियर तो कुछ बचा नहीं, तो कटवरिया सराय में उसने फोटोकॉपी की मशीन लगा दी, दुकान खोल दी। ठीक है, चला जीवन उससे अपना करता रहा वो। उसके बाद जब उसकी, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं का नहीं बचता है, बड़ी मुश्किल से शादी वादी हुई होगी। तो मुझे जो बाद में पता चला कि वो मेंटली भी कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आगे चल के आ गई। तो ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डराने के लिए बच्चों को दे रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि ड्रॉप होने से आपका इंप्रूवमेंट होता है। कई बार आप देखेंगे कि ड्रॉप करने के बाद आपका परसेंटेज फॉल भी कर जाता है। कई बच्चों को हमने देखा है गिर भी जाता है। तो आपकी जो कैपेसिटी है 1-2 में पता चल जाएगी आपको कि भाई इतना मेरा लेवल है, उसके इर्द गिर्द ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो या तो फिर ये देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बच्चे डिमोटिवेट हो सकते हैं कि सर हम तो इतने साल से कर रहे हैं। नहीं, आप 100% नहीं दिए हो, फिर इस बात को एडमिट करो कि नहीं मैंने 100% नहीं दिया, इस साल मैं 100% दूंगा। तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हम डिमोटिवेट हों। अगर कोई बच्चा तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट ले रहा है, लीजिए, बट 100% दीजिए। इसका मतलब है कि अभी आपने लास्ट जब भी ड्रॉप लिया आपने 100% अपना नहीं दिया है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो 100% लीजिए। पहले ड्रॉप के बाद अपना इंप्रूवमेंट देखिए, दूसरे ड्रॉप के बाद इंप्रूवमेंट देखिए। अगर उसके बाद भी 2 या 3 ड्रॉप के बाद आप 500 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चमत्कार होने की संभावना नहीं है। 2 ही चीजें हो रही हैं, या तो आपने 100% पहले नहीं पढ़ा, तो या फिर आप इस स्कोर से अब आगे नहीं उठ सकते। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं भी एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो ये लगता है कि दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि एक सिस्टम का हिस्सा हो जाने के बाद मेरा परसेंटेज लास्ट ईयर से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। कांस्टेंट वर्क से बढ़ेगा, हाँ बाय डिफॉल्ट गिर जाएगा, बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी ऑब्जर्वेशन खुद है। कई बच्चों को मैंने देखा एक लिमिट के बाद उनका स्कोर नहीं बढ़ता है। लेकिन ये कड़वा सच है जो कोई नहीं बताएगा आपको। ये हम आज बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। बच्चों को हो सकता है लगे कि बड़ा डिमोटिवेटिंग बात हो रही है, बट आपके फ्यूचर की बात हो रही है। लाखों बच्चे अंधकार में चले जाते हैं मेडिकल के अंदर, क्योंकि आप इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं ना। आप तो सोच रहे हैं आज ना कल हो जाएगा। अरे नहीं होगा तो क्या करो? साइड से कुछ रखना चाहिए लोगों को। अब फिर वही सवाल आती है कि साइड से आपने रख लिया तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। आप एक अटेम्प्ट लीजिए बट 100% दीजिए। समझिए मेरी बात को। अगर साइड से लेने की जरूरत पड़ी इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब कि सही समय पे क्विट करना समझ में आना चाहिए। मेरी बात ये चीज समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने पिछले साल 100% दिया है, इसी में सवाल क्वेश्चन में जवाब है। अगर आपने पिछले साल 100% दिया है
और नहीं हुआ है तो आप समझ जाइए कि भाई नहीं होगा, या ये एक्सेप्ट करिए कि मैंने पिछले साल 100% नहीं दिया है। सही बात। सिंपल सी लॉजिक है, या तो आपने लास्ट ईयर 100% नहीं दिया, या अगर 100% देने के बाद स्कोर में इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इस बात को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड कैरियर आपका, आप अंधेरे की रास्ते में जा रहे हैं, उसके बाद बचता कुछ नहीं है। मिरेकल बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। कई बच्चे मेरे ऐसे थे जो कहते थे कि सर हम गोला लगा के आ जाएंगे, और फिर भी जाके रिजल्ट देखते हैं, वो सिर्फ गोला लगाते हैं तुक्का मार के कि शायद जादू हो जाए, शायद रिजल्ट में रैंक में हमारा नाम आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है जादू। तो ठीक है, लाखों में करोड़ों में एक आधा हो जाए वो एक अलग बात है, बट अपने आप को झोंक के बर्बाद नहीं करना है। इम्प्रूवमेंट देखिए आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं पिछले कई सालों में, और सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने 100% नहीं दिया था तो इस साल 100% दीजिए, इस साल 100% दीजिए तो अगले का रास्ता बंद करिए कि भाई नहीं आगे मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। सही बात। ये क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप 4 साल 5 साल दे देंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला। अब थोड़ा सा ये सब तो फैक्ट्स की बातें हैं, फीलिंग्स, मेंटल हेल्थ पे आता है, और आजकल मेडिकल में अब तो खैर बहुत बात होने लगी, क्योंकि अब इसको इग्नोर करना गुनाह है। मतलब कि अब इग्नोर किया भी नहीं जा सकता है, मेडिकल में ये स्थिति हो चुकी है, मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सालों तक बहुत दबाने की कोशिश की गई है। आई थिंक मेंटल हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स डालता है। तो आप बहुत सालों से हैं इस करियर में, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कोचिंग में जा रहा है, कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहा है, क्योंकि कॉलेज में तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, स्कूल्स में सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर कोई कोचिंग जैसे एग्जॉस्टिव जगह पे जा रहा है, तो क्या उसको किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, प्यार में पड़ना चाहिए? अगर नहीं, या फिर आपके जो भी रिस्पॉन्स है, अगर जाने कोचिंग लाइफ से पहले से ही वो किसी लड़की के साथ है रिलेशनशिप में, या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और कभी कभी वो सही भी होते हैं, कि मुझे मेरे लाइफ का प्यार मिल चुका है, मुझे उसकी आंखों में भाई गैलेक्सीज दिखती हैं, और वही है मेरे लिए, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती हैं उसकी, और वही है मेरी, और बस मैं कुछ भी करूँगा उसके साथ रहूँगा। क्या उस समय चॉइस है, या फिर मैनेज किया जा सकता है? क्या फिर चॉइस है कि अगर एग्जॉस्टिव जगह पे जा रहे हैं तो छोड़ दें सब बैकअप, या फिर मैनेज किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? एकदम बिल्कुल आप जो सोचते हैं वो बताइए, और ये सब बहुत सब्जेक्टिव होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, आप क्या सोचते हैं? लेकिन बिल्कुल इस बारे में हो सकता है कि डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन हाँ, या तो आप इतने मैच्योर हो, जो कि इस एज में नहीं होते हैं लोग, कि आप इनको हैंडल कर पाए। अदरवाइज ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इस लेवल की मैच्योरिटी नहीं होती है कि इसको मेंटेन कर पाए। तो एक तो हम 90% अलग डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं, मोबाइल से और चीज़ों से परेशान हैं, और अगर आप ये चीज़ भी करने लग जाएं तो मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं हो पाएगा। पहले से रिलेशन है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप इस चीज़ से दूर रह सकते हैं, आप माइंड आपका कंसंट्रेट कर पाए तो ही आप कर सकते हैं। लेकिन नया रिलेशन इस टाइम पे बनाना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो सुसाइडल है, वो आपको बर्बाद कर देगा। मतलब कि नए में तो जाने का एकदम सोचना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल ही नहीं, नए में जाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यही है, आपको कैरियर या ये दोनों में से, देखिए आपको ये चीजें बाद में भी मिलेंगी, और तब और बेहतर चीजें मिलेंगी। आज तो आपको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो मिल जाए जैसा मिल जाए। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो ये तो सेक्रीफाइस का गेम है सारा। ये जब तक 100% आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जैसे शुरू में हमारी बात हुई, तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। अब ऑलरेडी कोई रिलेशन में है, और अगर वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इन उलझनों में परेशान नहीं हो रहा है, तो ठीक है, चलेगा। बट मेरा मानना है कि ये बहुत मुश्किल काम, रिस्की काम है बहुत ज़्यादा। मतलब 100% रिस्की ही है, खत्म ही है काम। हाँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये एज होती है, नीडीनेस होने लगती है, मतलब कि बात करें या फिर साथ वक्त गुजारें, मैच्योरिटी पता नहीं। हो सकता है कि मैं एक ऐसे स्कूल में था, या हो सकता है कि जो साथ में आप लोग रहे हों। एक्चुअली इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग डाइवर्ट होता है, फीलिंग्स होती है, तो आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मैंने बताया कि आप वैसे ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और एक और बवाल ये पाल लो, फिर तो वो कहाँ से होगा कोई चीज़।
आप लगे रहेंगे दिन में फ़ोन पे ही लगे रहेंगे। मतलब कि बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर है मेंटेन करना है तो एक्सट्रीम लेवल मैच्योरिटी के साथ करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इससे तो दूर रहना ही पड़ेगा। खास करके नीडी हो गए तो बिल्कुल नहीं, फ़ोन पे तो नहीं लगना है, बहुत अलग अलग सेपरेट करके रखना है। एक्चुअली बात करना, ये करना, एक वो इमोशंस का बड़ा उभार होता है इस समय। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, बड़े लोगों की तरफ बिहेव करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं पाता। नहीं हो पाएगा। मतलब आप बिना मतलब में रात भर जग रहे हैं, परेशान हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, वो होगा, वो आप रोक नहीं पाएंगे। वेस्ट ऑफ टाइम, वो कंप्लीट वेस्ट आपका ऑफ टाइम। हार्मोन्स इस तरह के रिलीज होंगे कि आपका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, आप परेशान रात भर जगे रहेंगे, कोई बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, हाँ एग्जैक्टली, होगा, बिल्कुल आप सही बात। परेशान हैं। तो यार ये एक ऐसा समय है कि एक एक मिनट आपका कीमती है और आप इसी चीज़ में उलझे हुए हो, तो हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। मतलब कि ऑलमोस्ट हर किसी से बात करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है, हार्ड वर्क चूज अ बोरिंग लाइफ। मतलब कि नॉट एग्जैक्टली हमेशा के लिए बोरिंग लाइफ नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कमिटमेंट बोरिंग हो जाता है। सिलेक्शन के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है वही आपकी बर्बादी का कारण है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, कमिटमेंट है। आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कोई चाहे पसंद हो या ना हो, कोई फर्क हाँ, नहीं नहीं, पड़ता। अगर नहीं, कमिट, हाँ नहीं तो नहीं, शुरुआत ही मत कीजिए। सही बात है, सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने यूथ में, आज से जैसे बहुत पहले स्टूडेंट में या फिर कॉलेज लाइफ में, अगर आपको चुनाव का मौका मिले आज, हालांकि बहुत मनगढ़ंत क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है क्योंकि लोगों को कभी कभी इतिहास दोहराना चाहिए। अगर आपको आज चुनाव का मौका मिले कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा कंपनी सक्सेसफुल हो जाए, या फिर मुझे एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप मिल जाए और मैं एक सिंपल लाइफ जीऊँ, मतलब कि जैसे कि आज तो मुझे आपकी सैलरी मैं क्या ही पूछूं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, मुझे निश्चित तौर पे यकीन है, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि या तो फुलफिल्ड बहुत यंग लव लाइफ विथ यंग लव एंड फुलफिल्ड लाइफ विथ लिटिल सैलरी, और या तो व्हाट यू आर टुडे, जो आप आज हैं, दोनों में से आप क्या चूज़ कीजिएगा? देखिए, ये बड़ा ही एक, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा उसको लिटिल, क्या मतलब मनगढ़ंत बात है थोड़ा सा। नहीं, क्या मतलब कि किस तरह का? एक तो हो गया कि हाई सैलरी जिस स्टेज पर मैं हूँ, या फिर बाकी और ज़्यादा, या तो आप जो आज हैं हाँ, वो, या फिर मीडियम सा सैलरी, 50-60 हज़ार रुपये का सैलरी, 50 हज़ार रुपये का सैलरी, जिसमें आप मिनिमम बिल भर पा रहे हैं और मंथ एंड मीट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी 28 तारीख को आपका जेब हो जा रहा है खाली, लेकिन आपके पास आप जिससे प्यार किए, लव ऑफ लाइफ है, अगर आप किसी से प्यार किए, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि आप किसी से प्यार किए, लव ऑफ लाइफ है, आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ उसको महसूस कर सकते हैं, उसके साथ उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 28 तारीख को आपका स्थिति गंभीर हो जाता है, या तो फिर आज जो है इंडिया के सबसे बड़े टेक के सत्ता का सिरमौर, वो, तो आप क्या चूज़ करेंगे? देखिए, ये ना समय समय के साथ आपकी प्रायोरिटी बदलती है। अब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आज से 10 साल 15 साल जिस समय ये सब चीज़ें होनी थी, तो उस समय की प्रायोरिटी अलग थी। उस समय तो दिमाग ही काम नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आप कॉलेज के टाइम में या उससे पहले अगर आप किसी रिलेशन में फंस जाएंगे तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करे, फिर इतना आप सोचेंगे ही नहीं। पक्का डीएवी वाला आंसर है ये, मैं खुद जानता हूँ इस बात को। तो इतना सोचने का ही नहीं होता है कि भाई ठीक है, लेकिन अगेन हर कोई यही जवाब आपको देगा कि किसी को भी बहुत एक सेटिस्फाइड लाइफ होना चाहिए। लव वाली तो खैर एक बात अलग हो गई, वो एक अलग कंडीशन है। वो अगर उस पर्टिकुलर एज में आपका होगा तो उसके बाद आप, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे। अब आज की जनरेशन हो सकती है कि बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो या ये एम्बिशियस हो और ये चीज़ सेग्रीगेट कर पाए कि लव एंड कैरियर। लेकिन हमारे टाइम में अगर ऐसी कुछ चीज़ होती तो बट ऑब्वियस है कि आदमी उसी डायरेक्शन में जाता। वो ये बाद में क्या होता, उसके बाद कैसी ज़िंदगी होती, ये बात की बात है। वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे लगता है कि हर चीज़ को बैलेंस करना जरूरी है। अगेन सैलरी कोई बहुत मैटर नहीं है, एक सुकून भरी लाइफ होनी चाहिए। अब ये ना दौड़ है, ये पैसा एक ऐसा चीज़ है कि दौड़ है, कभी भी ज़्यादा नहीं लगता। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 25,000 सैलरी थी तो लगता था कि यार 1.5 लाख सैलरी हो जाए तो मैं बहुत आराम से रहूँगा और एकदम सुकून से। आज 1.5 लाख सैलरी से ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। और आज की डेट पर उससे ज़्यादा है तो और ज़्यादा हो जाए। हालांकि ठीक है, अब एक लेवल पर आ गए हैं कि
धीरे धीरे चीज़ों को अब सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमल, एक और चीज़ है कि जो हमारी लाइन है, इस लाइन के अंदर बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है। तो मैं उन टीचरों में से हूँ कि जब मैंने इसे लाइन में ज्वाइन किया था तो मैंने अपने को डिफाइन कर लिया था कि मैं इसको 10 साल तक काम करूँगा। 10 ईयर 10 कमिटमेंट year। बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, सही बात है। ठीक है। हालांकि इस लाइन में लोग क्योंकि पैसा धीरे धीरे जितना आप ग्रो करेंगे इतना पैसा मिलने लगता है कि आपको ऐसे टीचर मिलेंगे कि पता चले कि इंस्टीट्यूट में ही किसी दिन हार्ट अटैक हुआ और ख़त्म हो गए। पैसा का मोह जाता नहीं है। लेकिन मेरा ये क्लियर है कि एक समय के बाद, यानी 10 साल था, मैंने और 5 साल का एक्सटेंशन अपने को दिया हुआ है कि मैं अगले 4-5 साल के अंदर इस तरह से चीज़ों को सेट कर लूँ कि मैं फिर इस लाइन से एग्जिट करूँ और अपनी लाइफ को जी। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या जीना चाहते हैं आप एग्जैक्ट? देखिए, इस लाइन में नो डाउट पैसा है, लेकिन आप सोशल लाइफ, फैमिली, इनको समय उतना आप नहीं दे पाएंगे। एग्जॉस्टिव है, बहुत एग्जॉस्टिव बहुत ज़्यादा है। तो फिर लेकिन आप अब थिंकिंग अलग अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, और अगर उसको आपने इस तरीके से नहीं व्यवस्थित किया और 60 साल की उम्र में भी आपको काम करना पड़ रहा है, 65 साल की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है, तब वो फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। अगर मैंने 10 साल कमाया है तो उसको मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, इस तरीके से मैनेज करूँ कि मैं फिर 45 के एज पे मैं रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाऊँ। मेरी अपनी थिंकिंग है, ये अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को 3 साल से 5 साल का समय दिया है कि इस 3 साल से 5 साल के अंदर मैं इस लाइन से एग्जिट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर मैं इस तरह के प्रेशर और इस तरह के नहीं, अपना आराम से रिलैक्स लाइफ जीऊँगा। प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, प्रायोरिटीज़ बदल, हो सकता है मैनेजमेंट में चले जाएं, टेक में, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, सोचा नहीं है अभी उतना, लेकिन एग्जिट करना है, ये दिमाग में है। मैंने आपका आकाश का बहुत छोटा सा एक देखा है हिस्सा, 9 मंथ्स 10 मंथ्स। आपका आकाश का 10 महीने का नहीं, 10 साल का सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। और कोई भी एम्प्लॉय अगर एक कंपनी को अपना खून पसीना 10 साल तक देता है तो समझ में आता है कि लॉयल्टी क्या होगी, कितना ज़्यादा वफादार होगा वो एम्प्लॉय। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आकाश में, हम सब बाद में भी आएंगे कि आपने क्यों क्विट किया, लेकिन आकाश में हम सब जब क्लासेस में बैठते हैं तब तो सब कुछ दिखता है, टीचर्स क्या हैं और कैसा बिहेव कर रहे हैं, और बहुत प्रोफेशनल होते हैं, मैक्सिमम प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्टाफ रूम में क्या माहौल रहता है? जैसे स्टाफ रूम में आपके दोस्त बनते हैं या झगड़ा होता है या बहुत एक्सट्रीम प्रोफेशनल होते हैं सारे लोग, क्या होता है स्टाफ रूम में? आकाश के स्टाफ रूम में क्या माहौल रहता है? देखिए, बड़ा आपने फिर से आकाश को मैंने 10 साल दिया और एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे टीचर बनाया, और एक बड़ी रिगरस ट्रेनिंग फिर से वर्ड यूज़ आ जा रहा है, मैंने जो पढ़ाया। जैसे आप एम्स में जो MBBS करते हैं, अगर वो एम्स में कर लेंगे तो लाखों पेशेंट्स को देखते हैं, तो वैसे ही जब हम आकाश के अंदर, एलन के अंदर, या अनअकैडमी या बड़े ब्रांड PW, आज की डेट पे जब हम इनके अंदर पढ़ाते हैं तो हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं। वो एक्सपीरियंस से हम टीचर बनते हैं। तो कोई भी टीचर की जो जर्नी होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। तो वो एक तरह से मुझे आकाश ने सिखाया और एक टीचर बनाया। अब रही बात वहाँ के माहौल की, तो ये डेफिनेटली बहुत ही मेहनत वहाँ पे करना पड़ता है। अब स्टाफ रूम की आप बात करते हैं तो स्टाफ रूम में हर तरह के लोग हैं, कई बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, और मेरा नेचर थोड़ा सा रिजर्व टाइप से रहता है, तो बहुत लिमिटेड दोस्त बनते हैं। लेकिन हाँ, जो बने वो लाइफ लॉन्ग बने, हमेशा के लिए बने। मतलब चलता है, मज़ा आता था, हर तरह के लोग मिले और एक बहुत अच्छा समय वहाँ पास हुआ स्टाफ रूम में, टीचर्स कम्युनिटी के बीच में। तो जैसे बाकी जगहों पे होता है, माहौल वैसा ही रहता है, एंजॉय करते हैं सब लोग जितना हो सकता है। जब आपने आकाश में सोचा कि अब अपना इनिंग ख़त्म है, यहाँ पे एंड है, आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था? ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल मोटिवेशंस होती हैं वो किसी के भी मन में होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली केयर सर्वोपरि, अपना केयर सर्वोपरि। लेकिन और भी मुझे लगता है कि 10 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन को देने के बाद तो सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशंस नहीं होती हैं, और भी अलग अलग मोटिवेशंस होती हैं। तो एग्जैक्टली क्या वैसा वजह था जो आपको आकाश से दूर कर दिया? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में हम गए, ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बहुत कुछ दिया, बट हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। जो हमको मिलता है उससे हम हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता कि भाई, या नहीं करना चाहिए कि मुझे ये हो गया होता। बट हमेशा जब आप एक समय पे काम करते हैं तो एक समय के बाद आपको लगता है कि भाई आप रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, ऐसा मन में आता है।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कंस्ट्रेन होते हैं। तो मैं क्लियर था कि नहीं, मैं इवन 5 साल के बाद ही, क्योंकि मुझे मानना था कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए। मैं साफ बता दूँ, मुझे ऑप्शन नहीं मिला, नहीं तो मैं 5 साल के बाद ही छोड़ देता। इसका मतलब ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है वहाँ, बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए प्रोफेशनली तो आपको एक टाइम और वैल्यू भी चाहिए। आपकी वैल्यू तब पता चलती है जब आप छोड़ते हैं। आकाश से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ अनअकैडमी में, एक सामान्य मैं टीचर था, लेकिन आप भी कमल जानते हो कि मैं एक ऐसा टीचर था जिसके थ्रू बच्चों का एक फ्लो बना। तो वहाँ के जो आकाश के जो टॉप टीचर भी जो माने जाते थे या जाते हैं, वो भी उतने बच्चे को मोबिलाइज नहीं कर सकते थे। और बिना कहे, मैं एक ऐसा टीचर था जिसने कोई चीज़ स्टेटमेंट नहीं बोला कि बच्चों को आ जाओ ये करो। मेरे जितने भी वीडियोस गए थे या वो है, मैंने बच्चों को इवन ये कहा था कि आप वहीं पे पढ़िए, वहीं पे रहिए। हम सब इस बात पे आएंगे, हम सब इस बात पे बिल्कुल आएंगे, बहुत डिटेल में आएंगे। तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ, तो एक टीचर की वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में भी, ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से आकलन करती है और किया होगा, बट मुझे लगता है कि एक समय के बाद जब आप 5 साल हो, एक समय हो, और हर एक अपना रिस्क लेने की एपेटाइट होती है। मेरी रिस्क लेने की एपेटाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे 5 साल पहले भी ऑप्शन मिला होता तो मैं निकलता। तो मुझे जब ऑप्शन मिला, और इसमें मैं, हमारे शशि प्रकाश सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं एक सामान्य टीचर था और वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया, हमारी टीम आई, सारे अच्छे लोग आए, तो फिर मेरा यहाँ मूवमेंट हुआ। तो मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इस तरह नहीं था, ना मेरे अंदर कोई नाराज़गी, ना मेरे को कोई वैसा। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको करना पड़ेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड की वजह से। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हमको सिखाया, आज पता चलता है हम एक टीचर बने तो उसकी वजह से बने, बट ग्रोथ भी चाहिए एक टाइम के बाद। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे हम सब भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सबका पॉडकास्ट काफ़ी नया है, बहुत शुरुआत ही एपिसोड से, चौथा एपिसोड है। गौरव मुंजल जो कि अनअकैडमी के CEO हैं, बहुत मानता हूँ, बेहद शानदार आदमी हैं वो निखिल कामत, जो वो भी बहुत शानदार आदमी है, जीरोधा के फाउंडर हैं, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, बहुत, और वर्ल्ड में जाना जाता है, दोनों बिलियनर हैं। गौरव बिलियनर है ऑफ कोर्स। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं कोट करता हूँ। उन्होंने बोला सबके सामने, वहाँ पे और भी फाउंडर्स बैठे हुए थे, वो सब ग्रुप में बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि आवर टीचर्स आर पेड $1 million, एंड फिर उनको एक किसी ने टोका कि उन्होंने वेंचर कैपिटल के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो वेंचर कैपिटल के मामले में उन्होंने टोका, किसी ने उन्हें टोका कि वेंचर कैपिटल का पैसा है, मतलब फंड जो रेज किया उन्होंने, उनका पैसा है। लेकिन फिर गौरव ने क्लियर किया इस बात को कि नहीं, बात सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, बात ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने नाम लेके एग्जैक्टली बोला कि नारायणा, एलन या आकाश या अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो कि पहले थे और आज भी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका 20,000 करोड़ का जो ईयरली रेवेन्यू होता है, कलेक्टिव रेवेन्यू 20,000 करोड़ का होता है, फिर भी वो अपने टीचर्स को $1 million देते हैं। और $1 million अगर मैं बताना चाहूँ 8,40,00,000 रुपया होता है साल का, 8,40,00,000। तो उन्होंने क्लियर कट कंफर्म किया कि अनअकैडमी में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको $1 million पे किए जाते हैं हर साल। तो मैं आपसे इसीलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है कि टीचिंग इंडस्ट्री में, खास करके कोचिंग टीचिंग इंडस्ट्री में जो टीचर्स हैं वो एक बहुत हाई रिस्क एसेट हैं, मतलब कि हाई रिस्क एसेट मतलब कि उनके छोड़ के जाने का जो डर समाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है इंस्टीट्यूशंस में, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा कंपनसेट किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जैसे कि आपने गौरव सर की बात की, तो ये लोग बहुत बड़ा विज़न है इनका, और मतलब ये बड़ा अनबिलीवेबल लगेगा कि अनअकैडमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के अंदर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इसने, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे सारे सेंटर इस समय फुल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो उन्होंने आके पूरे इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी। तो आज की डेट पे चाहे गौरव मुंजाल सर की बात करें या एक बहुत बड़ी अलग पांडे सर की बात करें, तो एक अलग मतलब जो ट्रेडिशनल वे था उससे बहुत हट के चीज़ें हैं वो। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि इंडस्ट्री इस तरीके से चेंज हो सकती है। तो ठीक है, ये जितने अपने बड़े ब्रांड्स के नाम लिए,
तो ये बात ज़रूर है कि अब आज की डेट पे जो एक्सपीरियंस टीचर है उसको रखना ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, और लोग रहते भी हैं। अगेन आप सेटिस्फाई रखेंगे, सही रिन्यूमरेशन मिलेगा तो टीचर रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं। टीचर को भी कभी अच्छा नहीं लगता है बदलना करना, बट अगेन कहीं ना कहीं ग्रोथ, कहीं ना कहीं वैल्यू की कमी लगता है। और ठीक है, ये चलता रहेगा भाई। हम आकाश से यहाँ आए हैं, कल को हो सकता है कहीं और जाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हाई रिस्क तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसको रिटेन करना एक बहुत मुश्किल काम होता है इस लाइन के अंदर। बट हाँ, टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अदरवाइज पहले क्या थी, मोनोपोली थी। दिल्ली के अंदर एकमात्र आकाश हुआ करता था, कोई कोचिंग नहीं हुआ करती थी हमारे यहाँ। और सेम चीज़ कोटा में एलन हुआ करता था। हाँ, अभी भी तो मतलब नॉट एग्जैक्टली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम कहीं जा नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते थे। आज की डेट पे देखिए, इन लोगों की वजह से मतलब लाइन से जनकपुरी एक हब बन चुका है। सारे सेंटर्स जो हैं, पीडब्ल्यू का सेंटर है, अनअकैडमी का सेंटर है, आकाश का है, एलन का है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन होगा तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होगी। तो बड़ा बिजनेस है और ये लोग अच्छे से ये लोग मैनेज करेंगे। मैं इससे ज़्यादा तो इस बारे में नहीं मतलब कि कहता हूँ। आप अपने पर्सनल ग्रोथ को वाकई प्रायोरिटाइज रखते हैं। अगर अनअकैडमी में आपका पर्सनल ग्रोथ होता रहा तो आप कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, कई चीज़ें होती हैं, पर्सनल ग्रोथ एक फैक्टर है, हर किसी के लिए, हर एक किसी। फैक्टर है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, आपकी क्या रिस्पेक्ट है, आपकी क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें अगर टीचर को मिलती रहेंगी तो टीचर अब है, इस लाइन में कमी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, आप सोचेंगे कि आप सैलरी भी कम दें और आपके यहाँ लोग काम बंधुआ मजदूरी भी करें, तो वो भी गलत है। वो भी गलत है, बिल्कुल। भाई आप उसको दीजिए इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा चेंज किया अनअकैडमी के मामले में। मैं मानूंगा कि वाकई जो इन्होंने मार्केट का रूल ही इस समय बदला हुआ है। सो हम सब बात कर रहे थे सर गौरव मुंजल सर के जो वो पॉडकास्ट में गेस्ट बन के गए थे। हाल ही में शांतनु देशपांडे सर का पॉडकास्ट है द बार्बर शॉप, उसमें डॉक्टर जेसी चौधरी गए थे जो आपके फॉरवर्ड बॉस हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो गए ये बताते हुए कि उनको अपना लेगेसी देना जब पड़ा, तो जब वो उन्होंने आकाश को फाइनली बेच दिया $1 बिलियन में, इंडिया का सबसे बड़ा डील था। क्या आपको लगा कि आकाश जब एक्वायर हो गया बायजूस के द्वारा तब वहाँ पे डिटोरिएशन आना शुरू हुआ? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि आकाश में रेड टेप बहुत है, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी बहुत है, एक दूसरे पे फेंका फेंकी बहुत है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लोगों के अंदर वो आग खत्म हो चुकी है जो कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सिस्टम जो है ना, वो चौधरी सर ने बनाया और उनकी तपस्या, परिश्रम आप कह लीजिए, तो वो उन्होंने उस समय इन चीज़ों के बारे में सोचा जब कोई नहीं सोचता था। आज तो इस इंडस्ट्री में हर एक को पैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में उस समय, जहाँ तक उनकी कहानी पता है, कि 4 बच्चों को लेकर उन्होंने कहानी को शुरू की थी और बड़ा मेहनत किया, स्ट्रगल किया, और एक बहुत बड़े विजनरी थे। क्योंकि उस समय पैरेलली कई कोचिंग हुआ करती थी, जो मुझे मतलब एक आध कोचिंग हुआ करती थी जो आकाश के टक्कर की थी, बट वो लोग उस तरीके से नहीं सोच पाए जिस तरीके से चौधरी सर ने सोचा। मतलब एक्सपेंशन से लेके हर एक चीज़ के बारे में, तो उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत शानदार था, बहुत तगड़ा, मतलब एक तरह से पकड़ था, और एक बड़ी सख्त सिस्टम थी। और कई बार आपको ये ज़रूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और ख़ासकर उस समय के अंदर। तो उनका मैनेजमेंट, चीज़ों की पकड़, एक एक चीज़ की देख रेख, हर चीज़ के बारे में उनको पता होता था, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। सो डेफिनेटली जब भाई कंपनी इस लेवल पे ग्रो कर गई और फिर अक्वायर हो गई, तो उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो लैक करने लगेंगी। क्योंकि जो आदमी, जैसे घर बनता है, उसके एक एक ईंट, ब्रिक, हर चीज़ के बारे में पता है कि इसका पानी का कनेक्शन कहाँ है, इसका टॉयलेट का पोजीशन कहाँ है, या कहाँ से क्या लीकेज हो सकती है, तो वो उनके अंदर ये चीज़ थी, वो जानते थे। तो इस वजह से जब तक उनके हाथों में ये चीज़ रही तब तक ठीक है। रेड टेपिज्म आपको लगेगा, कई बार जब बड़ा सिस्टम हो जाता है तो उसको मैनेज करने के अलग चैलेंजेस होते हैं, तो उतना आसान नहीं होता है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज की डेट पे भी हम, क्योंकि मैं अपनी बात, जब मैं आकाश में था तो मुझे ऐसा लगा, सेम चीज़ बायजूस में मुझे नहीं लगा, सॉरी अनअकैडमी में मुझे नहीं लगा। अनअकैडमी में मैं काफ़ी कम समय के लिए था, लेकिन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का रेट बहुत ज़्यादा था। हाँ,
इसमें आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और एक नया सिस्टम है, नई एनर्जी है, नया विज़न है, तो ये चीज़ आपको फ़र्क वहाँ मिलेगा। बट वहाँ पे सिस्टम क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका था, तो उसमें अब आप समझिए कि वहाँ पे लगभग 100 टीचर थे, यहाँ पे हम 5-6 टीचर थे, तो यही अंतर होता है। तो भाई 100 टीचरों को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। हर एक के अपने अपने इशूज़ होते थे, हर क्लास से किसी न किसी के कुछ इशूज़ आते थे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है इस लाइन के अंदर। तो अगेन मतलब हालांकि कंपनी आई, बायजूस आई, बायजूस ने अपने हिसाब से चीज़ों को किया। बायजू की कंसर्न देखिए, कंसर्न आज भी आकाश में नहीं है, आकाश नहीं डाउन हुआ है। आज अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, आकाश में आज भी बच्चे उतने ही हैं या उससे ज़्यादा हैं। बट ये जो नेगेटिव न्यूज़ जो है बायजू की या इस तरह की जो न्यूज़ मार्केट के अंदर आ रही हैं डेली बाय डेली, वो हम आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे रही हैं कि ये चीज़ें डाउन हो रही हैं। अब फाइनेंशियल क्या है क्या नहीं उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आज भी जो मुझे लगता है कि सिस्टम फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं दिखती है। बट जो आप कह रहे हो सकता है, लेकिन हाँ अगेन इस चीज़ का तो मलाल रहेगा कि चौधरी सर की जो पकड़ थी, चौधरी सर की जो नज़र थी, वो अब शायद किसी की नहीं है। और मतलब जीरो से लेकर उन्होंने बनाया था, तो उनकी पकड़ का तो खैर कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। हम सब पुराने टॉपिक पे जा रहे हैं। जब मैंने आपको बोला था कि हम सब उस टॉपिक पे वापस आएंगे, जब बच्चों को मोबिलाइज करना, या जो आपके पीछे बच्चे गए, जब आपने आकाश छोड़ा, आपने रात में मीटिंग की और हम सबको ऑलरेडी पता चल चुका था कि आप शायद छोड़ चुके हो या कुछ ऐसा सिचुएशन है। रात में आपने ऑनलाइन मीटिंग में क्लियरली हम सबको बोला था सर ने कि भाई किसी को आने का ज़रूरत नहीं है, किसी को आने का ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपना अपना मेहनत करें, कोई भी डाउट होगा मैं बताऊंगा, मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ। लेकिन फिर भी हम सब में से बहुत सारे बच्चे, खास करके एक और बैच के बच्चे, चूँकि सर के पीछे सर का फुल अटेंशन चाहिए था हम सबको, बहुत सारे बच्चे शिफ्ट कर गए आकाश से अनअकैडमी, और उस बात का किसी को रिग्रेट नहीं था। सारे लोग शिफ्ट कर गए और सही सही हम सबको शिफ्टिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर आकाश में आपके खिलाफ शिट टॉकिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा बकवास होने लगी कि ये तोड़ने का काम है। हम सबको धमकी, हम तो खैर कंप्लीटली छोड़ गए थे, लेकिन वैसे बच्चे जो आकाश में भी जाके क्लास करते थे, उनको डराया गया, धमकाया गया कि वहाँ मिलोगे तो यहाँ से अटेंडेंस हटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये वो। आपके खिलाफ बहुत बोला गया कि आपने सही नहीं किया, बीच में छोड़ा, ये वो। तो उस मामले में आपको बुरा लगा या फिर क्या? देखिए, मैंने जितनी बार भी मेरी बच्चों से बात हुई, आप लोगों से बात हुई, तो उसमें मैंने ये बात क्लियर बच्चों को बोला कि भाई कहाँ जहाँ पर हो आप वहाँ पढ़िए, आपको वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो सपोर्ट है वो आपको मिलता रहेगा डाउट के फॉर्म में, चाहे आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए होगी ऑनलाइन, ये सारा मैं बताऊँगा। तो मेरा कहीं से कोई इंटेंशन नहीं था कि आकाश के बच्चे हमारे यहाँ पर आएँ। ठीक है, वो हुआ, बच्चे आए, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 10 साल सर्व किया, तो आज भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। फिर से मैंने कहा कि नाराज़गी होना, ये होना हर घर में होता है, तो वो हो सकती थी, लेकिन आज के समय में मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो वैल्यू नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, तो वहाँ जो बड़े बड़े धुरंधर बनते थे या जो थे, बहुत अच्छे टीचर, बहुत सम्मानित टीचर, लेकिन हाँ लोगों को ये पता चला कि इस तरह की चीज़ें, हालांकि इन चीज़ों को दबाई जाती है हर जगह पे, कभी भी आकाश के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर को बड़ा करके नहीं दिखाया जाता है। बट ये ज़रूर है कि वहाँ जो सबसे मतलब आज की डेट पे भी जो वहाँ पर हैं, उनमें से कोई भी टीचर अगर मूव करेगा तो इतना मोबिलाइजेशन नहीं कर सकता था जितना हुआ, और बिना कहे हुआ, मेरे मना करने के बाद हुआ। और हम सबको रेफरेंस लिखना पड़ता था, मैं बता दूं, हम सबको रेफरेंस लिखना पड़ता था कि आप कौन से टीचर के रेफरेंस से आए डाउट सॉल्विंग के लिए। बहुत प्रॉपर सिस्टम बनाया गया था आकाशियंस के लिए अनअकैडमी में कि डाउट सॉल्विंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, और फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो। तो फलाना का नाम रेफरेंस विजय सर, कमल कृष्णा रेफरेंस विजय सर, ये रेफरेंस विजय सर, और ऊपर से नीचे लिस्ट में 60% 70%, बाकी सारे टीचर्स एक तरफ और विजय सर एक तरफ। तो कमल, उसमें हमारा क्या था कि हमारी पेरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ समय के साथ ये डिसीजन लेना पड़ा और मैंने लिया। उसके बाद मेरे खिलाफ वहाँ पे बातें बनाई गई, हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ ये उनकी मजबूरी थी, ठीक है, थोड़ा सा वो करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ बन गया था कि बैच के बैच, मेरे जो 11th के बैच थे, जो मेरे बाकी बैचेस थे, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट, तो उनको
रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह का, तो चौहान सर जो मेरे लिए एक फादर फिगर हैं, वो क्लास में गए, बच्चों को कन्विंस किए। खैर उन्होंने अपना धर्म निभाया और ये बहुत अच्छी बात है, ये कहीं से भी गलत चीज़ नहीं थी। मैं आया, ठीक है, बच्चों का प्यार स्नेह मिला, बच्चे मूव किए, नहीं भी करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है, ये मुझे अपना पता चला। लोगों ने बुराइयां की, बाकी टीचरों ने की। एक बार मेरे को गुस्सा भी आया और मैंने आवेश में आकर एक वीडियो बना दिया, हालांकि मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कई बार इम्पल्सिव आदमी हो जाता है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कोशिश की, थोड़ा लताड़ा भी, जो बाद में मेरे को रिग्रेट भी हुआ कि नहीं, इतना इम्पल्सिव नहीं होने की ज़रूरत थी। वो लोग अपना अपना धर्म निभा रहे थे, अपना अपना कार्य निभा रहे थे, मैं अपना काम निभा रहा था। बट हाँ, मूवमेंट से ये चीज़ पता चली कि हाँ, हम भी कुछ हैं। अगेन इसको डाउन प्ले हर तरफ से किया गया, वहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया, वहाँ भी टीचरों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि पूरा का पूरा एक बैच शिफ्ट कर गया। इनफैक्ट एक क्या, आपका बैच, एक पहले का बैच और बाकी बैच से भी बच्चे। तो शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वहाँ पे हमारे पास जो भीड़ आई, वो आपको पता है कि मैक्सिमम हम लोग के ही स्टूडेंट थे, कि सेपरेट अपना बैच बना था। बट मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, किसी को तोड़ने का नहीं था। मैंने बच्चों को मना किया, कई बच्चों को मैंने सजेस्ट किया कि नहीं, आप मत ऐसा कुछ करो, आप पढ़ो वहाँ पर, ठीक है। प्रेम भाव बच्चों का था, बच्चे आए। और जो रिप्लेसमेंट भी टीचर्स थे वो अच्छे नहीं थे, शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। टीचर देखिए सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर, मैं ये बोल रहा हूँ, सर हो सकता है नहीं बोल रहे, रिप्लेसमेंट जो टीचर थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता। कई बार क्या होता है ना, आपका फ्रिक्वेंसी नहीं बैठती है शुरुआत में। जैसे मान लीजिए 3 महीने से या 4 महीने से आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो आपको जब कोई नया टीचर आएगा तो कई बार कंपैरिजन करने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने टाइम उनको भी मिलता तो वो भी शायद वैसे ही हो जाते। तो वो कोई मतलब है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट होता है बच्चों का अलग अलग टीचरों के साथ अलग अलग। तो ये रहा, तो थोड़ा बहुत लगा, काफ़ी अपने लोग, बहुत क्लोज लोग जो है उसमें बड़ा भला बुरा कहने लग गए। अब वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ होना नहीं था। आकाश एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें से अगर 20, 25, 50, 100, 200 बच्चे अगर शिफ्ट भी होते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उन्होंने हाय तौबा मचा दी इस बात को, डर गए वो काफी, और बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल प्रोसेस में होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वो भी सिस्टम बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला था। बट वो डर ने उनसे काफ़ी चीज़ें करवा दी। बट अगेन वो सारे टीचर जिन्होंने मेरे खिलाफ बोले, चाहे वो चीते, वो सब सम्मानीय, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। किसी के खिलाफ कोई ग्रज नहीं है आपको? नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मुझे पता नहीं क्या, या तो क्या मेरे मतलब मेरे 1% भी किसी के लिए भी नहीं है। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैंने बताया जैसे चौहान सर, मतलब बहुत रिस्पेक्ट, मतलब वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे वहाँ पर, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आज की डेट पर भी मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे बात करूँ, और ये सब चीज़ें हैं, तो कोई 1% ग्रज नहीं। हालांकि उन्होंने जाके बैच में कहा, पोद्दार सर मेरा नाम ले रहे थे। पोद्दार सर बहुत सम्मानित टीचर, बहुत अच्छा टीचर, मतलब बहुत अच्छे टीचर। सीधी सी बात यह है, कोई मेरे अंदर उनके प्रति कोई नाराज़गी, कोई रिग्रेट, कोई भावना ऐसी नहीं है। सब लोग अपना अपना एक युद्ध लड़ रहे थे, धर्म युद्ध कह सकते हैं। वो उस किनारे थे, मैं इस किनारे था। लेकिन हाँ, मैं उधर से इधर आया था तो मेरा लगाव अभी भी वहाँ था। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब उनके खिलाफ हूँ या ये है, ठीक है, पार्ट है, हमने यहाँ पर आ गए। आगे भविष्य में क्या होगा किसको पता। आज मैं जहाँ हूँ, मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हूँ, जब तक रहूँगा तब तक मैं यहाँ के लिए लॉयल रहूँगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम सब हैं सर, आपने रिटायरमेंट की बात करी। हर किसी टीचर के मन में एक दिन आता है कि उनके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि अब कल सुबह मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मेहनत कर पाऊँगा, या फिर मैं बच्चों को अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा? निश्चित तौर पे आपके लिए वो दिन काफ़ी दूर है, और मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि दूर ही रहे, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं आप। लेकिन रिटायरमेंट एक सत्य है सबके लिए। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके जीवन में ऐसा क्या होगा कि उस दिन आप बस अब नहीं, अब कल से बस बंद? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये मेरे दिल का सवाल है। और मैं अपने जितने भी मेरे बंधु भाई हैं, टीचर हैं, एक्चुअली इस लाइन में कोई रिटायर नहीं होना चाहता, और जबकि बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन रिटायर कोई नहीं होना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रिटायरमेंट के बारे में टीचर नहीं सोचते हैं, वो आखिरी मोमेंट, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, सैलरी बढ़ता जाता है, तो कोई इसको लूज नहीं करना चाहता है। लेकिन एक समय के बाद ये करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप वो एनर्जी नहीं दे सकते,
ठीक है। तो एक समय के बाद आपको अपने आप से कहना चाहिए कि नहीं, अब अगले 2 साल, अगले 3 साल में, क्योंकि अगर इतनी हाई सैलरी है, इतना कुछ पाने के बाद आप आगे तक के लिए नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ज़िंदगी आपने जी नहीं। एक टीचर ज़िंदगी नहीं जी पाता है, वो आप जब से मतलब जॉब में ज्वाइन होता है तब से लास्ट तक उसको वही रहता है, कभी भी वो रिलैक्स बाकी जॉब में जो होता है वो नहीं कर सकता। तो मेरा अपना पर्सनल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो मैंने 10 साल का टारगेट लिया था, अब मैंने उसको 3 साल 4 साल और बढ़ा दिया है, मैं मैक्सिमम 5 साल तक, उसके बाद मेरी इच्छा नहीं है। इनफैक्ट 3 साल तक ही मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को वाइंड अप करूँ और मैं अपनी एक लाइफ जीऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से पढ़ाना छोड़ दूँ, चाहे मैं 10 बच्चों को अपना पढ़ाऊँ, चाहे कुछ और करूँ या कोई और सोर्स ऑफ इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के या फिर अनअकैडमी के सीनियर मैनेजमेंट में हम सब आपको, नॉन टीचिंग मैनेजमेंट में हम सब आपको देख सकें, ऐसा कुछ? मतलब मैं थोड़ा सा दूसरी तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, शांति प्रिय life। शांति, थोड़ा योग ध्यान, थोड़ा सा दूसरी तरह की लाइफ। पढ़ाऊँगा तब भी, लेकिन शायद इस वे में। हम सबसे बात करने के लिए बेहद धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के लाए, और हमें उम्मीद है कि बाकी सारे लोग जो भी देख रहे होंगे अपना कमेंट्स करेंगे और अपने अपने सवाल पूछेंगे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कमल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और ये एक बड़ी खुशी है कि आप इस लेवल पे पहुँचे और आप इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत एक सौभाग्य का विषय है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ठीक है, कई चीज़ें कईयों को अच्छा लग सकता है, कईयों को बुरा लग सकता है, तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। तो हमने अपनी बातों को रखा, अपने तरीके से रखा, कोशिश की अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को आपको बताया जा सके।